जय हिंद प्यारे साथियों। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और मन लगा के तो पढ़ाई कर ही रहे होंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि एजुकेशन बायर आप सभी की परीक्षा 2025 प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए हम आपके साथ में दृष्टि आईएएस और विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज चर्चा का बिंदु बना रहे हैं। स्टूडेंट्स, ये दृष्टि आईएएस का टेस्ट नंबर 15 है और ये पार्ट नंबर आपका सेकंड है, मतलब कि लास्ट और अंतिम है। अगर आप भी हमारे एजुकेशन बायर सिविल सर्विस यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ में शेयर कर दें। स्टूडेंट्स, इन सब के अलावा एजुकेशन बायर आपके लिए विजन आईएएस और यूपीएससी के लास्ट 10 ईयर्स के पीवाईक्यू और 2020 से 2024 मतलब कि लास्ट 5 ईयर्स के टॉपिक वाइज ट्रेंड एनालिसिस हम आपके साथ में डिस्कस कर रहे हैं। सी साइट के अब तक हमने 5 टेस्ट आपके साथ में यूपीएससी के खासतौर पर आप देखोगे दृष्टि आईएएस के चर्चा का बिंदु बना लिया। अगर वो वीडियोस आपने नहीं देखे हैं, पूर्ण रूप से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहां से देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, पीडीएफ पाने के लिए आप टेलीग्राम चैनल को विजिट करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे के रखा है। और मैं आपको एक बात अनाउंस करना चाहता, मेरे को जैसे टेक्निकल टीम ने बताया, ठीक है, तो ये जो टेस्ट सीरीज है ये आपकी फ़िलहाल कुछ समय के लिए आप देखोगे पेड कर दी गई है। जी हाँ, ठीक है, ये पेड कर दी गई है और आपको 10 टेस्ट आपको 1000 रुपीज़ के क्या होंगे प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। और यदि आप मान लीजिए आप 1000 पे करते हैं तो आपको न केवल 10 बल्कि हम आपको 15 टेस्ट प्रोवाइड करवाएंगे, 5 मेरी तरफ से एक्स्ट्रा, जिसमें आपके 5 टेस्ट सी सेट के होंगे और 10 टेस्ट जीएस के होंगे। तो आप कहेंगे कि सर 15 टेस्ट आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे 1000 में, ठीक है। तो जो स्टूडेंट्स आते हैं ये पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेंगे आपको, ठीक है। आप चाहे तो प्रिंट निकलवा सकते हैं या फिर आप वैसे भी करवा सकते हैं। तो ये आपको 1000 में 15 आपको 15 टेस्ट मेरी ओर से प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो चलिए समय न गवाते हुए आगे बढ़ते हैं और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 50 था बच्चे, ठीक है। देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 50 क्या था। आप कहोगे सर आपका जो अनाउंसमेंट था वो फ्री वाला, अब क्यों आप उस पर पलट रहे हैं। बच्चे, थोड़ी सी ऐसे किसी कारणवश ये चीज़ें हमें करनी पड़ रही हैं, क्योंकि अब जिस मैं स्टूडियो में बैठ कर के क्लास ले रहा हूँ उस सब का किराया, वो सारी चीज़ें, ठीक है, तो उन सबको ध्यान में रखते हुए चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। अब हमने आपके लिए 10,100 की ये क्लास मतलब कि ली है टेस्ट सीरीज, तो आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आइए देखिए पहला क्वेश्चन। अन्यथा आपको निःशुल्क में फ्री में क्लासेस मिल रही हैं, ऐसी से आपके पास देखते रहें, यूट्यूब पर अवेलेबल हैं सारी चीज़ें, तो क्यों आप पैसे पे कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं हमें प्रैक्टिस करनी है तो आपको हम OMR शीट भी प्रोवाइड करवाएंगे, आप उसका प्रिंट निकलवा लें और OMR शीट भरें और अच्छे से बैठ करके आप भी इसका कॉपी निकलवा करके, ठीक है, मार्केट से निकलवा करके आप इसका पेपर दे सकते हैं। चलिए आइए देखिए आपकी स्क्रीन पर जो लास्ट क्लासेस का क्वेश्चन था 50 नंबर का क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या था, उल्लास आपसे पूछा गया था कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 2 स्टेटमेंट देके रखें। पहला, इसका उद्देश्य 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी मतलब कि सभी निरक्षर अनएजुकेटेड व्यक्तियों को साक्षरता प्रदान करना है। दूसरे में कह रहे हैं कि इसमें डिजिटल साक्षरता, व्यावसायिक कौशल और बुनियादी शिक्षा जैसे घटकों को शामिल किया गया है। तो कई स्टूडेंट्स ने इसका राइट आंसर दिया है, थैंक यू बच्चे। देखिए, इसमें क्या हो जाएगा, जो आपका उल्लास प्रोग्राम है ये खासतौर पर आप देखोगे वर्ष 2022 से 2017 के लिए इसको चलाया गया था। 2022 से 2027 तक के लिए इस प्रोग्राम को चलाया जा रहा है और ये जिसे न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम मतलब कि NILP के तहत इसको शुरू किया गया। इसमें दोनों बातें सही बच्चे, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। इसके 5 प्रमुख घटक रखे गए हैं, जैसे मूलभूत साक्षरता, संख्यात्मकता को बढ़ावा देना, क्रिटिकल जो आपकी लाइफ स्किल है जैसे वित्तीय साक्षरता, डिजिटल साक्षरता, कानूनी साक्षरता, व्यावसायिक कौशल विकास और बुनियादी कक्षा जो कि आपकी 12 के जो आप पढ़ सकें, ठीक है, और शिक्षा में निरंतरता। यहाँ तक कि इन घटकों पर न केवल पढ़ने लिखने और कौशल बल्कि इसमें वयस्कों के कार्यात्मक रूप से साक्षर और रोजगार को योग्य बनाने का भी लक्ष्य रखा गया है। तो क्या हो जाएगा, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइएगा। कवच के बारे में पूछा है और ये लास्ट ईयर चर्चाओं में रहा था। जैसे कि आप देखोगे कई ऐसी दुर्घटनाएं हुई हैं, चाहे वो अभी हाल ही में हुई थी ये लखनऊ में, ठीक है, ट्रेन के ऊपर ट्रेन इस तरीके से जो ट्रेन हादसे हुए हैं
और बिहार में हुई थी। उसके साथ साथ आप देखोगे 23 में और 24 में भी कई ऐसे हादसे भारत में देखने के लिए आपको मिले हैं। तो कवच के बारे में आपने पढ़ा होगा, तो ये करंट में था, ये थोड़ा सा मोस्ट है, इसको मोस्ट मार्क कर लीजिएगा, ठीक है, एक बार अपने स्तर पर भी पढ़िएगा। कवच के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 3 स्टेटमेंट है। पहला, यह अनुसंधान डिजाइन और मानक संगठन मतलब कि RDSO द्वारा विकसित एक स्वदेशी स्वचालन ट्रेन सुरक्षा है, मतलब कि क्या है, ये ट्रेन से संबंधित है। दूसरे में कह रहे हैं इसका उद्देश्य भारतीय रेलवे को ट्रेन ब्रेकिंग सिस्टम को स्वचालित रूप से सक्रिय करके शून्य दुर्घटनाओं को प्राप्त करने में सहायता प्रदान करना है, यदि चालक गति प्रबंधों के अनुसार ट्रेन को नियंत्रित करने में विफल रहता है। तीसरे में कह रहे हैं कि इसके क्रियान्वयन के बाद में यह विश्व की सबसे सस्ती स्वचालित ट्रेन टकराव सुरक्षा प्रणाली होगी। अब पूछा गया था आपसे कि बच्चे यहाँ पर कि कौन सा ये से सही है, बताना है आपको कौन सा सही है। देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चे ऑप्शन नंबर डी, इसमें तीनों बातें आपकी सही हो जाएंगी, मतलब कि डी इसका राइट आंसर है। आपने पढ़ा होगा क्योंकि भारत सरकार ने 2024-25 जो इकोनॉमी सर्वे, उसकी अगर हम बात कर लें तो उसमें लगभग 2024 तक के लिए 1500 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश को देखने की और नई स्वीकृति की बात करी है, ठीक है। इसका संस्करण 2.4 में रखा गया है, तो इसको थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और आपको बता दें कि एक बार पूरी तरह से लागू होने के बाद यह कवच विश्व की सबसे सस्ती और स्वचालित ट्रेन कवच तो संरक्षण है ही, जिसकी लागत लगभग कितनी है, 50 लाख रुपए प्रति किलोमीटर है, मतलब कि 1 किलोमीटर आप जा सकते हैं कितना, 50 लाख, ठीक है, ठीक ठाक है ये, लेकिन वैश्विक स्तर पर सबसे सस्ती इसको माना जा रहा है, तो इसको ध्यान में रखना है बच्चे, ठीक है। और जिसकी लागत लगभग 2 करोड़ प्रति किलोमीटर। यह एक स्वदेशी प्रौद्योगिकी के निर्यात के लिए संभावना को उत्पन्न करता है कि भारत वैश्विक स्तर पर इसका निर्यात भी कर सकेगा। तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कवच, ठीक है, ध्यान में रखना है कवच के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 52 नंबर। देखिए, भारत के डिजिटल और दूरसंचार बुनियादी ढांचे में संवर्धन के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्या पूछा है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में आपसे पूछा है, ठीक है। आइए, अब यूपीएससी इस पे क्वेश्चन पूछ चुका है ऑलरेडी पहले भी कि पब्लिक जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है वो किस तरीके से है, ठीक है। एक क्वेश्चन इन्होंने बनाया था तो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के, हाँ, वहाँ पर क्वेश्चन था कि पब्लिक इन्वेस्टमेंट, ठीक है, तो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। अब यहाँ पर 2 स्टेटमेंट है। पहला, अक्टूबर 2024 के अंत तक देश के कुल जिलों के 90% से अधिक को कवर करते हुए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 5G सेवाएं शुरू की गई थी। कब की गई थी, सभी में की गई थी या नहीं की गई थी, आई होप कि आपको ये मालूम होगा, ठीक है। उसके साथ साथ ये कह रहे हैं आपसे कि भारत नेट परियोजना के तहत अक्टूबर 2024 तक देश की सभी ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल केबल बिछाई जा चुकी थी, मतलब कि कब, सभी ग्राम पंचायतों में। देखिए, अभी भी काम चल रहा है, ठीक है, ये अभी भी कुछ भारत के क्षेत्रों में काम अभी भी चल रहा है। तो पहला स्टेटमेंट की अगर हम बात कर लें तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, क्योंकि जो आपका इकोनॉमी सर्वे है 24-25 का, उसने कहा है कि 31 अक्टूबर 2024 तक सभी राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में 5G जो सेवाएं हैं वो शुरू कर दी गई। और लगभग कितना, 783 डिस्ट्रिक्ट हैं, कितने हैं बच्चे, 783 इतने आपके डिस्ट्रिक्ट हैं, और उसमें से लगभग 779 में उपलब्धता भी हासिल कर लिया है, लगभग कि 4 ऐसे डिस्ट्रिक्ट बचे। तो आप कहोगे 99% से अधिक जिलों को इसमें कवर कर लिया गया है, ठीक है, सार्वभौमिक रोल आउट ये दिखाता है। तो पहला सही है, लेकिन दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पर क्या है, गलत हो जाएगा, क्योंकि आप देखोगे भारत नेट परियोजना के तहत में 6 पॉइंट कितना था, 6.92 लाख किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर केबल, और बिछाई गई कितनी, 2.14 लाख करोड़ सेवाएं। तो अभी ये काम बीच में आपका पड़ा हुआ है। इसके अतिरिक्त आप देखोगे फाइबर टू द होम कनेक्शन भी स्थापित किए गए। तो यहाँ पर सेकंड स्टेटमेंट गलत है और पहला स्टेटमेंट सही है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रिवीजन तो कर रहे हैं आप, शेयर भी कर दो वीडियो को बेटा। चलो आओ देखो, भारत के सीमेंट विनिर्माण उद्योग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके बारे में पूछा गया है, सीमेंट उद्योग के बारे में पूछा गया है, ठीक है, और बहुत इजी एंड पीजी क्वेश्चन है, लेकिन आपने पढ़ा होना चाहिए। पहला स्टेटमेंट है आपका कि भारत विश्व में सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक है, जिसकी स्थापित वार्षिक क्षमता 600 मिलियन टन से अधिक है। दूसरे में कह रहे हैं कि घरेलू सीमेंट खपत लगभग 290 किलोग्राम प्रति व्यक्ति है, जो वैश्विक औसत से काफ़ी अधिक है। आपको बताना है कौन सा सही है, बताइएगा। इसका करेक्ट आंसर 53 का
चलिए, आपने इसका राइट आंसर कमेंट्स में आवश्यक रूप से दिया होगा। देखिए, अगर हम बात कर लें भारत के बारे में, तो भारत चीन के बाद में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा, ये कह रहे हैं कि भारत विश्व में सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक है। नहीं बच्ची, सीमेंट उत्पादक के मामले में भारत दूसरे स्थान पर है। तो पहले स्थान पर कौन है? चाइना। C4 चाइना ये पहले स्थान पर है, तो पहला स्टेटमेंट गलत है। वहीं अगर हम देखें, जो कि फाइनेंस ईयर जो आपका 24-25 रहा है, इसमें सीमेंट उत्पादन लागत का कितना है? 427 मिलियन टन है, और जो लगभग स्थापित वार्षिक क्षमता कितनी थी? 639 थी। वहीं अगर हम देखें दूसरा स्टेटमेंट, तो घरेलू सीमेंट खपत में लगभग अगर हम देखें तो 290 किलोग्राम प्रति व्यक्ति है, जबकि वैश्विक स्तर पर कितना है? कितना है बताइए बच्चे? वैश्विक स्तर पर है आपका 540, ठीक है, किलोग्राम पर पर्सन, और भारत में कितना है? 290। और ये कह रहे हैं औसत रूप से सबसे अधिक है। नहीं, ये कम है अपेक्षाकृत विश्व के अन्य देशों से, तो ध्यान में रखना है, ठीक है। तो वैश्विक औसत प्रति व्यक्ति खपत से काफ़ी कम है भारत की सीमेंट उद्योग की खपत, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गॉट इट। चलिए, ये टेस्ट मैं आपको बता दूं, ये इकोनॉमी बेस है। आइए बच्चे जो इंग्लिश मीडियम है, वीडियो को पॉज करके करेक्ट आंसर, ठीक है। टेस्ट सीरीज प्राप्त करने के लिए ये टेस्ट आपको पैड मिलेगा बच्चे, ठीक है। मैंने आपको बताया आपको 1000 रुपये में 15 टेस्ट आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। हमारी टीम ने आपको 10 टेस्ट की बात करी थी, मैंने आपके लिए आप को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, सभी बच्चों को, तो मैंने 15 टेस्ट, आपको 10 तो मिलेंगे, लेकिन 5 मेरी तरफ से आपको सीसैट के टेस्ट प्रोवाइड करवाए जाएंगे। अगर आपको लगता है आप 1000 पे कर सकते हैं, ठीक है, तो आप ले लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि अगर आप इसको आराम से बैठ करके अपने रूम में और उस पेपर का आनंद अगर उठाना चाहते हैं, तो आप गोले भी, हम ओएमआर सीट भी आपको दे देंगे वहाँ पर, उसको आप निकलवा लें मल्टीपल, ठीक है, जितनी भी आपको निकलवाएं 30-40 दोनों तरफ से निकलवा लें और उसको भरें आराम से, तो उससे भी आपको चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। तो वहाँ पर आपको थोड़ी हेल्प हो जाएगी बच्चे, ठीक है, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो प्रैक्टिस इज़ द की ऑफ सक्सेस कहा जाता है, ठीक है। तो प्रैक्टिस जरूरी होता है, लेकिन मैं कहता हूँ थिंक आपको आना चाहिए, क्योंकि यूपीएससी जो कंडीशन देता है वो नहीं देता है। आइए देखिए क्वेश्चन क्या है। ये जो टेस्ट है ये इकोनॉमी बेस्ड है, और इसमें इकोनॉमी सर्वे और आपके इकोनॉमी बजट से क्वेश्चन ज़्यादातर आएंगे। क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट, भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्षेत्र में संवर्धन की प्रवृत्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। किसके बारे में पूछा गया है? इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्षेत्र में संवर्धन। जो अब देखो, इसका अगर हम देखें 3 स्टेटमेंट है। जैसे पहला, वित्त वर्ष आपका जो फाइनेंस ईयर 15 से 24 के बीच में इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में 15% से अधिक की कंपाउंडेड जो आपकी एनुअल ग्रोथ रेट है, मतलब कि जिसको CAGR देखी गई है, क्या उसमें ग्रोथ आपकी हुई है? तो आपको होगी जी हाँ, इसमें ग्रोथ हुई है, और ना केवल 15% बल्कि इससे अधिक कितनी है? 17.5% की हुई है, ठीक है। तो पहला सही है। ये कह रहे हैं फाइनेंस ईयर जो आपका 24 के आंकड़ों के अनुसार भारत में बेचे जाने वाले 99% से अधिक स्मार्टफोन घरेलू स्तर पर निर्मित किए गए हैं। अब देखो यहाँ पर जो सेकंड स्टेटमेंट है बच्चे, ये आपका क्या हो जाएगा? ये भी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है। ये 24 के आंकड़ों की बात की जा रही है। इससे पहले अगर आप देख लें 23 के और 21 की बात कर लें, कोविड से पहले की बात कर लें, तो लगभग हम 4% के आसपास ही आते थे, कितने आते थे? 4%। और 2020 से लगभग हमने 4-5 वर्षों में इतनी फैक्चरिंग हमने की है, मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, इसका उत्पादन लगभग 75% से अधिक के हमने क्या किए हैं? 5G जो मॉडल 5G के सक्षम कर दिए हैं, ठीक है। तो आत्मनिर्भर भारत की ओर हमने ये सफलता की ओर दर्शाता है। तो यहाँ पर सेकंड स्टेटमेंट भी सही है। वहीं अगर हम देखें तीसरा, बढ़ते विदेशी निवेश और उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन, मतलब कि जो आपकी प्रोडक्शन लिंक इनिशिएटिव योजना जैसी पहलों के कारण भारत वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार में 10% से अधिक हिस्सेदारी रखता है। कितनी? 10%। तो देखिए बच्चे, ये 10% नहीं रखता है, कितनी रखता है? 4% के आसपास। क्योंकि हमें देखो, भारतीय अर्थव्यवस्था में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, हम जिस चीज़ का प्रोडक्शन करते हैं लेकिन उसका हम कंजम्पशन भी ठीक ठाक करते हैं। अगर हम इसका प्रोडक्शन कर रहे हैं तो हम कंजम्पशन भी ठीक ठाक कर रहे हैं। दुनिया के सबसे ज़्यादा आईफोन किस देश में? आप निकाल लो, इंडिया में मिलेंगे। तो तीसरा जो स्टेटमेंट है बच्चे वो आपका गलत है, मतलब कि रोंग है। तो जहाँ 3 है उसको कट कर दो। देखो, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 55 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। क्वेश्चन क्या है? वीडियो को पॉज करके राइट आंसर दें। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा MSME समाधान पोर्टल किस उद्देश्य का सटीक वर्णन करता है, जिसे हाल ही में समाचारों में देखा गया? अब ये जो पोर्टल है ये चर्चाओं में रहा है MSME का, ठीक है। देखिएगा,
ये कह रहे हैं मेक इन इंडिया पहल के तहत सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को वित्त सब्सिडी और प्रौद्योगिकी अन्यन प्रदान करना है। क्या करना है इसके तहत में? इन उद्योगों को वित्त सब्सिडी और प्रौद्योगिकी, ठीक है। एमएसएमई के वास्तविक समय के निर्यात को प्रदर्शन करने के लिए, अब देखो, ट्रैक करना और विदेशी विस्तार के लिए बाजार खुफिया जानकारी प्रदान करना नहीं। इससे क्या होगा? क्या इससे आप जो उनमें प्रॉब्लम है, जो फाइनेंस की प्रॉब्लम आज है एमएसएमई में, ठीक है, क्या आप उसको सही कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो सेकंड तो वैसे ही गलत है। सी में कह रहे हैं सूक्ष्म और लघु उद्यमों मतलब कि एमएसएमई को जो आपके लंबित भुगतानों के बारे में शिकायत दर्ज कराने और खरीदारों से देय राशि की स्थिति की निगरानी करने में सक्षम बनाना। जी हाँ, ये बात सही है, क्योंकि जो आज लगातार एमएसएमई पर कठोर जो रेगुलेशन है, अभी जो आप देखोगे जब इकोनॉमी आप सर्वे पढ़ते हो और उसके साथ साथ जब एमएसएमई, क्योंकि एक पिलर इसमें बताया है, ठीक है, जो कि आपका इन्वेस्ट है, और उसके साथ साथ तो यहाँ पर क्या है बच्चे, इसको जो रेगुलेट करता है तो उसके केंद्रीय जो शक्ति रखेंगे संकेंद्र, उसको विकेंद्र करना है और इसको फाइनेंशियली मजबूत करना है, इसको सपोर्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 56। बताइएगा क्वेश्चन क्या है। आपकी स्क्रीन पर आपको विजिबल हो रहा है क्वेश्चन। रक्षा निर्यात और स्वदेशी रक्षा, कितने बच्चों ने सिपरी की रिपोर्ट पढ़ी है? ऐसे नहीं बोलता हूँ बच्चे, मैं सिपरी की रिपोर्ट पढ़ लीजिएगा, बहुत जरूरी है आपके लिए, क्योंकि रक्षा की डिफेंस की बात की जाती है हर बार बजट में, तो इसमें भी की गई है। रक्षा निर्यात और स्वदेशी रक्षा निर्माण में भारत की संवर्धन प्रगति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मतलब कि जो आपका सिक्योरिटी है, जो आपका रक्षा वाला, ठीक है, क्षेत्र है, भारत ने इसमें कितनी वृद्धि की है उसके बारे में है। वित्त वर्ष 15 और 16 और वित्त वर्ष 22-23 के बीच भारत के रक्षा उपकरणों के निर्यात में काफ़ी वृद्धि हुई है, जिसमें वित्त वर्ष 2024-25 तक 40,000 करोड़ रुपए के निर्यात का लक्ष्य रखा गया है। मतलब कि कितना? 40,000 करोड़ रुपए का रखा गया है। क्या बात सही है? जी हाँ। अब देखो, कई बार क्या होगा, जब आप सिपरी की रिपोर्ट पढ़ोगे तो आपको चौंकाने वाले यहाँ पर डाटा मिलेगा। आप कहोगे सर भारत तो बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करता है, आप देखोगे अमेरिका से, फ्रांस से, रशिया से, ठीक है, इनसे हम लेते रहते हैं हथियार या कई ऐसे, ठीक है, एयरक्राफ्ट। तो अब सर क्या भारत इसमें निर्यात कहाँ करेगा? तो बच्चे हाँ, भारत निर्यात करता है। भारत आप देखोगे जो नॉर्थ ईस्ट एशिया है, सॉरी जो साउथ ईस्ट एशिया है उसमें हम करते हैं। वियतनाम आप देखोगे, ठीक है, कंबोडिया आप देखोगे, इंडोनेशिया आप देखोगे वहाँ पर, और पूरे के पूरे अफ्रीका जो आपका पेनिनसुला है उसमें हम करते हैं। यहाँ तक कि अब तो हम पर्शियन गल्फ में भी इसका खासतौर पर एक्सपोर्ट करने लगे हैं। तो यहाँ पर पहला जो स्टेटमेंट होगा वो सही हो जाएगा, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट क्या होगा? सही हो जाएगा। वहीं अगर हम दूसरे स्टेटमेंट की बात कर ले, जो सेकेंड स्टेटमेंट है, इसमें सेकेंड स्टेटमेंट की बात कर लें, भारतीय वित्त मंत्री ने वर्ष 2024 के भाषण के अनुसार सरकार राष्ट्रीय हित सुरक्षा करने के लिए रक्षा निर्माण में तेजी से उद्योग की भागीदारी में कटौती करने की योजना बना रही है। अब पूछा गया है कौन सा? देखो, पहला स्टेटमेंट तो बच्चे क्या है आपका सही है, जबकि अगर हम दूसरे स्टेटमेंट की बात कर लें तो दूसरा स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्योंकि अगर आप देखें IDX जो प्रौद्योगिकी विभाग है इसका, जिसको हम बोलते हैं TDF, क्या बोलते हैं बच्चे? TDF, और रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया जिसको DAP बोलते हैं। तो 2020 के तहत मेक जो प्रक्रिया जैसी सरकारी योजनाओं की अगर हम बात कर लें तो MSME स्टार्टअप्स और निजी उद्योगों की निगरानी को प्रोत्साहन करके स्वदेशी रक्षा निर्माण को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया। और मैं आपको बता दूं कि यह भारतीय वित्त मंत्री निजी क्षेत्र की भागीदारी में कटौती करने से संबंधित कोई बयान भी नहीं दिया गया। मतलब कि हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर कह रहा है ना निजी, देखो यहाँ पर है निजी उद्योग। भारत सरकार स्वयं चाहती है कि हम निजी सेक्टर को भी लेकर के आए, ठीक है, हम निजी सेक्टर को भी लेकर के आए। तो यहाँ पर जो सेकेंड स्टेटमेंट है वो गलत है। अब ऐसे क्वेश्चन कैसे आप सही करोगे? स्मार्ट नेट से। अब आप रट्टे मार के नहीं कर सकते। आपको पता है कि हम PPP मॉडल पर, अन्य कई ऐसे विषयों पर, इस पर बहुत ज़्यादा चर्चा परिचर्चा कर रहे हैं, इन पे कई ऐसे क्षेत्रों को लेकर के आ रहे हैं, तो इसको ध्यान में रखो। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 57। भारत के व्यापार प्रदर्शन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर करें। देखो, भारत की अगर हम व्यापार की बात कर लें तो सामान्यतः भारत का व्यापार कैसा मिलता है आपको? जो आपका करंट अकाउंट डेफिसिट आपको मिलेगा, ठीक है, और व्यापार हमारा क्या होता है? घाटे का ही ज़्यादातर रहता है सामान्यतः। देखो,
वित्त वर्ष 22-23 में भारत के वस्तुओं और सेवाओं के कुल निर्यात ने पिछले वर्ष की तुलना में 10% से अधिक की समृद्धि दर्ज हासिल की है। दूसरे में कह रहे हैं वित्त वर्ष 2023-24 की पिछली छमाही में कुल निर्यात और आयात दोनों में पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में नकारात्मक वृद्धि दर देखी गई। अब आपको बताना है कौन सा सही है, वीडियो को पॉज करके राइट आंसर दें कौन सा सही है। चलिए आइए एक एक करके बात करते हैं। देखो कॉमन सेंस सोचो, बिल्कुल कुछ नहीं करना है, कॉमन सेंस सोचो। मैं आपको सुझवाना चाहता हूँ क्वेश्चन को, ठीक है, वहाँ पर आप सोचोगे ही अधिकतर। बहुत सारे क्वेश्चन आपके 30% क्वेश्चन होंगे जो पढ़े हुए आएंगे, लेकिन बच्चे 70 से 60% क्वेश्चन ऐसे होंगे केवल आपने सुना होगा, एक बार जाना होगा, फिर आपको सोचना है इसका आंसर ए है ऐसी है। देखो वही चीज़ मैं आपकी डेवलप कर रहा हूँ। वित्त वर्ष आप देखो 22-23 में भारत के वस्तु और सेवाओं के कुल निर्यात ने पिछले वर्ष की तुलना में 10% से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई है। क्या ऐसा आपको संभव लगता है? क्या आपको लगता है कि भारत ने ये वृद्धि दर्ज की होगी या नहीं? देखो क्यों की होगी, क्योंकि अभी वैश्विक स्तर पर क्या है, अशांति का माहौल है। लोग इतना आप देखोगे जो प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे हैं, और लगातार चाइना के प्रति जो पॉलिसी है वैश्विक में आप देख ही रहे हैं, ठीक है। और यूरोप पूरा व्यस्त है, उसमें उत्पादन ही नहीं हो रहा है। अफ्रीका के कई क्षेत्र बिल्कुल एकदम डंप हैं, और आपका ये पूरा का पूरा आप देखोगे पर्शियन गल्फ, इजिप्ट जो गाजा पट्टी है, ये सब, ठीक है। तो भारत के पास वो अपॉर्चुनिटी है और भारत उसका लाभ ले रहा है। तो प्रदर्शन में, व्यापार में भारत क्या है, यहाँ से निर्यात में वृद्धि हुई है, न केवल 10% बल्कि 10% से अधिक। आप देखोगे 17 दशमलव कितनी है, सॉरी 14 दशमलव है, 14.76% की हमने वृद्धि की है। अगर हम दूसरे स्टेटमेंट की बात कर लें, वित्त वर्ष 23-24 की पिछली छमाही, अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा है, जो 23-24 की पहली जो छमाही में कुल निर्यात और आयात दोनों में पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में नकारात्मक वृद्धि देखी गई। ये बात तो है, मैंने कहा ना कि भारत जितना एक्सपोर्ट करता है उससे अधिक हम इंपोर्ट करते हैं, मजबूरी है, तो हमारा इसलिए करंट अकाउंट डेफिसिट में चला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर सेकेंड जो स्टेटमेंट है ये भी सही हो जाएगा। पूछा है कौन सा सही है, तो दोनों आपके सही हैं, दोनों आपके सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताना है आपको करेक्ट आंसर। बताओ बेटा, करेक्ट आंसर दीजिएगा। कोई समस्या, कोई दुख दर्द आपको नहीं होने दूंगा, ठीक है। सबका साथ सबका विकास का नारा मेरा हमेशा रहेगा। आपने कहा था कि सर, कई बच्चों का कमेंट्स मुझको टेक्निकल टीम ने शेयर किया था कि सर देखिएगा बच्चे बोल रहे हैं कि ये नारा, मैंने कहा नहीं, कुछ थोड़ा सा कारण है। देखिए अगर आप सक्षम नहीं है, मान लीजिए आप लेने में सक्षम नहीं है, तो आप क्या करेंगे, आप वीडियो देखें आराम से और अपना अटैम्प्ट दें, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं हम प्रिंट निकलवाना चाहते हैं और हम बैठ कर के, ठीक है, OMR शीट में गोला भर सकते हैं ऐसे, ठीक है, इस तरीके से हम गोले भरें, आप ये भी चाहते हैं, तो बच्चे आपको लिए उसके लिए आपको 1000 रुपये पे करना पड़ेगा। हाँ, हमारी जो टीम ने जो ये पेड किया था कोर्स, मैं आपको बता दूं, क्योंकि सर वहाँ पे क्या होता है बच्चों, देखिएगा इसमें एक बड़ी प्रॉब्लम ये है, क्योंकि ये स्टूडियो है, इसका खर्चा है, ठीक है भाई, हम भी तो रेंट देते हैं, हमने दृष्टि से परचेज किया, वहाँ पर हमने उसको दिया, उसके साथ साथ लाइट का बिल, कई सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं, ठीक है। और मैं गला चीख चीख के आपको पढ़ाता हूँ, वो तो सारी चीज़ें खैर छोड़ दीजिएगा, ठीक है, मैं आपके इंटरेस्ट के लिए पढ़ाता हूँ। उसके साथ साथ स्टूडेंट्स, आपने कहा था कि सर 10 टेस्ट सीरीज वो दे रहे हैं, तो मैंने अब आपके लिए क्या है 5 CSET के टेस्ट भी इसमें ऐड ऑन कर दिए, तो 15 टेस्ट आपको मिलेंगे बच्चे, कितने में, 1000 रुपये में। अगर आप सामर्थ्य रखते हैं इतना 1000 का, तो आपको पूर्ण रूप से नंबर प्रोवाइड करवाए गए होंगे, ठीक है, व्हाट्सअप हो या जो भी कहीं भी आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा, आपको पे कर देना है, ठीक है। आपको 15 टेस्ट आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, जिसमें 10 टेस्ट आपके GS के होंगे और 5 टेस्ट CSET के होंगे, ओके। चलिए क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन पढ़ें, और ये दृष्टि IAS के होंगे। और नहीं करना है आपको तो आराम से वीडियो को एंजॉय करें, देखें, सारे टेस्ट हम यहाँ पर तो करवा ही रहे हैं। और यदि आपको चाहता है कि नहीं, वहाँ पर देखिए क्यों मैं इस चीज़ को बोल रहा हूँ, आपको लेना क्यों चाहिए ये, क्योंकि जब बच्चे आप बैठ कर के प्रैक्टिस करते हैं ना ऐसे, और जब गोले भरेंगे आप स्वयं और पढ़ेंगे, यहाँ पर तो देख ही रहे हैं, लेकिन इससे इतना आपको आउटपुट ये तब के लिए होता है कि यदि मान लीजिए आपने क्वेश्चन कर लिया, तब आप सोल्व कर रहे हैं, तब के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसको किस थिंग से सोचना है, कैसे आपको सोचना है, आप कैसा सोच रहे हो, तो और मैं किस लेवल से आपको सुझवा रहा हूँ,
ये थोड़ा सा होता है, क्योंकि ये केवल ना टेस्ट सीरीज सोल्व कर रहा हूँ मैं आपके साथ में, आपको ये गाइड भी कर रहा हूँ कि बच्चे किन बातों का विशेष ध्यान रखना है और कैसे क्वेश्चन को सोचना है। स्मार्ट नेट से मैं कहता हूँ यूपीएससी का एग्जाम मैंने स्वयं क्रैक किया है, मैंने यूपीएससी का प्रीलिम्स क्रैक किया बच्चे, तो स्वयं आप देखोगे इस चीज़ को ध्यान में रखना है। ठीक है, ब्याज समतुल्यकरण योजना, अग्रिम प्राधिकरण योजना, निर्यात संवर्धन पूंजीगत वस्तु योजना। निर्यात संवर्धन के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा उपयुक्त दी गई योजनाओं में से कौन सी शुरू की गई हैं। अब आपको पूछा गया है कि जो निर्यात संवर्धन है कौन सी स्कीम है जो शुरू कर दी गई हैं, बताओ बेटा कौन सी स्कीम है। तो ब्याज समतुल्यकरण योजना, जी हाँ बिल्कुल ये बात सही है। अग्रिम जो प्राधिकरण योजना होती है ये भी शुरू की गई है। निर्यात संवर्धन जो पूंजीगत वस्तु योजना है ये भी शुरू की गई है। तो तीनों यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो आपकी ब्याज समतुल्य योजना है इसको बोलते हैं IES, और ये शुरू की गई थी 2015 में। ठीक है, प्री शिपमेंट और पोस्ट शिपमेंट ₹1 पर निर्यात क्रेडिट के रूप में था। अग्रिम जो आपकी प्राधिकरण योजना है, ठीक है, ये भी आगे बढ़ावा दी गई थी। इसका मतलब होता है कि उन आगत की शुल्क मुक्त आयात की अनुमति देता है, तो यहाँ पर शुल्क नहीं लगेगा। निर्यात संवर्धन जो योजना है इसमें शून्य सीमा शुल्क और पूंजीगत वस्तुओं के आयात की अनुमति देता है, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपके सभी सही हो जाएंगे। निर्यात बंधु एक योजना है, उसको भी लिख लेंगे। कौन सी योजना है, निर्यात बंधु, और ये योजना 2013 में शुरू की गई थी, ठीक है, तत्कालीन सरकार के द्वारा। निर्यात पोर्टल भी है एक, उसको भी ध्यान में रखेंगे। निर्यात पोर्टल, निर्यात पोर्टल ये खासतौर पर व्यापार के वार्षिक विश्लेषण के लिए राष्ट्रीय आयात निर्यात का रिकॉर्ड करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, करंट में रहा गया क्वेश्चन है, इजी एंड पीजी तो मैं कहूँगा इस क्वेश्चन को, क्योंकि आप सभी करंट अफेयर के बच्चे हैं। रोड टैप स्कीम को याद भी कर लेना एक थोड़ा सा, ठीक है। चलिए, पोर्टल आपका देख रखा है स्पाइस प्लस, जिसे अक्सर समाचारों में देखा जाता है। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय की पहल है, किसने इसको शुरू किया है स्पाइस प्लस। देखो बड़ा ही इजी हो जाएगा अगर आपने समझ लिया। इलेक्ट्रॉनिक रूप से कंपनी को शामिल करने के लिए सरलीकृत फ्रेम जो आप देखोगे फ्रोमा प्लस के रूप में इसको जाना जाता है, और ये किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो कॉरपोरेट जो आपका मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया। ठीक है, चलिए, ये 2020 की सभी नई कंपनियों के लिए लागू किया गया है, तो इसको थोड़ा ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन पे चलने से पहले इंग्लिश मीडियम बताइएगा बेटा करेक्ट आंसर क्या है। फिर से बता दें आपको, ये टेस्ट सीरीज आपके लिए पेड कर दी गई है, जिसमें 1000 रुपये में आपको 15 टेस्ट, पहले 10 टेस्ट थे, मैंने स्वयं, ठीक है, यूपीएससी को ध्यान में रखते हुए और बच्चों को ध्यान में रखते हुए अब 15 टेस्ट आपके लिए दे रहा हूँ। ठीक है, तो 20,000 में आप 2000 रुपये में आपको फुल टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, 30 के 30 टेस्ट। ठीक है, तो आप लोड ना ले बच्चे, बहुत ही लो प्राइस पर मैं आपके लिए करवा रहा हूँ। ठीक है, ये जिस यूट्यूब चैनल पे मैं पढ़ाता हूँ बच्चे, मैं आपको एक रियलिटी बता दूँ, ये मेरा नहीं है। ठीक है, नहीं तो मैं आपको फ्री में दे देता। ठीक है, ये मेरा नहीं है, मैं इस पे पढ़ाता हूँ, बट मैं उनसे कोई रुपया नहीं लेता हूँ। बट भाई वो हैं, अब उनके हैं, तो अब मैं अपनी तरफ से 5 टेस्ट आपको दिलवा रहा हूँ इसमें, तो इसको ध्यान में रखना है। 5 टेस्ट मैं अपनी तरफ से, मैंने बात की है उनसे, ठीक है, जिनका है जो ओनर है इसके, तो 5 टेस्ट आपको मैं दिलवाऊँगा और 10 टेस्ट उनकी तरफ से आपको मिल रहे हैं, तो मौका है, ले लीजिएगा, बहुत ही ईजी है। नहीं तो भाई 10,000 रुपये के टेस्ट मिलते हैं, आप दृष्टि से ले लो, क्या ही बात है, आराम से लो, कौन रोक रहा है आपको। देखिए, कुछ पाने के लिए कुछ करना तो पड़ेगा, है कि नहीं। आप कहें कि सर कुछ करे भी नहीं और पा भी लें, मैं आपको बता दूं, मैं मोटी रकम दे के पढ़ा हुआ हूँ, तब आपको पढ़ा रहा हूँ यहाँ, बहुत मोटी रकम दी है बच्ची। ठीक है, ऐसे ही नहीं, मोटी रकम दी है मैंने, दृष्टि में ही दी है। ठीक है, चलिए आइए, भारत के सेवा क्षेत्र और वैश्विक अर्थव्यवस्था में इसकी भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब यहाँ पर पूछा गया है कि सेवा क्षेत्र और वैश्विक अर्थव्यवस्था के बारे में, किसके बारे में, सेवा क्षेत्र और वैश्विक अर्थव्यवस्था के बारे में। अब इसमें भूमिका क्या है, अब देखो यहाँ पर 3 स्टेटमेंट है ना, तो पहला स्टेटमेंट सोचो, वर्ष 2023 तक भारत वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं के, वैश्विक सेवाओं के निर्यात के मामले में विश्व में सिर्फ 5 देशों में शामिल है।
क्या आपको लगता है कि भारत 2023 तक विश्व में लगभग 5 देशों में क्या शामिल था? आपको ये बताना है, बताइएगा, ये बताना है आपको जी, ये ऐसे नहीं चलेगा, बताओ। दूसरा है कि भारत में सेवा क्षेत्र देश के कुल कार्यबल में लगभग 50% योगदान प्रदान करता है। कितना? 50% करता है क्या? 50% करता है क्या? उसके बाद कह रहे हैं कि वित्त वर्ष 2025 में भारत की सकल मूल्यवर्धन मतलब कि जीबीए में सेवा क्षेत्र का योगदान जीबीए के 50% से अधिक है। वाह, क्या क्वेश्चन पूछा है। ये ऑप्शन है, बता दो बेटा। आओ एक एक करके बात करते हैं। देखो पहला स्टेटमेंट देखो, ये कह रहे हैं आपसे कि वर्ष 2023 तक भारत वैश्विक सेवाओं के निर्यात के मामले में विश्व के शीर्ष 5 देशों में शामिल है। ये बच्चे 5 देशों में शामिल नहीं है, कैवें नंबर पर है? ये 7वां कंट्री है भारत। और आज 2023 के आंकड़ों के अनुसार हम देखें तो भारत कितनी हिस्सेदारी रखता है? 4.3% की हिस्सेदारी रखता है, ठीक है, सेवाओं के निर्यात में, और 7वें स्थान पर आता है। वहीं शीर्ष 5 देशों में सबसे पहले आप नोट डाउन कर ले, 5 देशों में अगर हम देखें तो पहले स्थान पर यूएसए आता है, उसके बाद आपको यूनाइटेड किंगडम आता है मतलब कि यूके आता है, उसके बाद में जर्मनी आता है, जर्मनी आता है, जीआर लिख देते हैं। इसके बाद में आपका आयरलैंड आता है, एआर लिख देते हैं, आयरलैंड आता है, और चीन, फ्रांस, ठीक है, फिर उसके बाद में चाइना, फिर उसके बाद में एफआर लिख देते हैं, फ्रांस, ठीक है। ये सब आते हैं और भारत 7वें स्थान पर आता है, तो इसको ध्यान में रखना है। दूसरा स्टेटमेंट देखो, ये कह रहे हैं 50% से अधिक योगदान है किसका? कुल कार्यबल का लगभग 50% से जो सेवा क्षेत्र में, आपको बता दें ये लगभग 30% के आसपास योगदान करता है भारत, ठीक है। इतना कुल कार्यबल के लगभग 30%, 30% रोजगार प्रदान करता है। कौन? देश के कुल कार्यबल में। और इसमें खासतौर पर आईटी, वित्त और दूरसंचार, पर्यटन, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा जैसे कार्य हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट भी गलत है। अब देखो जहां आपको पता चला पहला दूसरा गलत है, तो दावा आप कर सकते हो कि दूसरा 100% गलत है बेटा। तो यहाँ पर जहाँ 2 है उसको कट कर दो, तो बचा क्या? 3, मतलब कि करेक्ट आंसर आपका तीसरा है कि लगभग जीवीए कितना है? 50% से अधिक आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। और कितना हुआ 2014 में सॉरी कितना था? 50 पॉइंट कितना था ये? 2024 में था आपका 50.6 और 14 में, और 24 में कितना हो गया? 24 में ये हो गया आपका 55%, मतलब कि 55% से प्लस हो गया है। तो इसको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बताइएगा। चलिए देखिए क्वेश्चन है आपका, प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस पीएम वाणी, मैंने इसको यूज किया है, मैंने एक ट्रायल के रूप में इसको यूज किया है ताकि मैं आपको इसकी वास्तविकताएं बता सकूं, ठीक है। मैंने ट्रायल के रूप में यूज किया है, मैं अभी बताऊंगा इसके बारे में थोड़ा। पहला है कि इसे दूरसंचार विभाग मतलब टीओटी द्वारा संपूर्ण देश में सार्वजनिक वाईफाई हॉटस्पॉट स्थापित करने के लिए आरंभ किया गया था। मतलब कि जो इसका टारगेट था संपूर्ण भारत विस्तार पर, खासतौर पर सभी को वाईफाई से जोड़ने का प्रयास किया गया था, ठीक है। ये बात एकदम क्या हो जाएगी आपकी? सही है, दूरसंचार विभाग था, ये भी बात सही है। यह योजना स्थानीय दुकानों और छोटे प्रतिष्ठानों को लाइसेंस की आवश्यकता या फिर संबंधित प्राधिकरण को पंजीकरण शुल्क का भुगतान किए बिना वाईफाई प्रदाता बनाने के लिए अनुमति देता है। मतलब कि जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, छोटे दुकानदार होते हैं, बिल्कुल एकदम मंझोले दुकानदार होते हैं, खोमचे रेड़ी पट्टी वाले, वो अपने वाईफाई से कनेक्ट करके अपनी सर्विस को डिजिटल आप देखोगे बढ़ा सकें, तो बात सही है। सार्वजनिक डेटा कार्यालय मतलब कि पीडीओ पीएम वाणी ढांचे के तहत वाईफाई हॉटस्पॉट को एकत्रित करने और अधिकृत करने के लिए जिम्मेदार है। कौन? सार्वजनिक डेटा कार्यालय पीडीओएस। क्या ये है? बताइएगा, क्या पीडीओएस है? देखिए इसमें खासतौर पर वाईफाई को हॉटस्पॉट को एकत्रित करने के लिए अधिकृत रूप से भूमिका सार्वजनिक डेटा कार्यालय एग्रीगेटर्स है। याद रखना कौन है? एग्रीगेटर्स है। तो यहाँ पर रखोगे PDOAS, एग्रीगेटर्स है, ठीक है। तो यहाँ पर एग्रीगेटर्स नहीं है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा जब ये आपका गलत हो जाएगा? आओ देखते हैं। देखो तीसरा स्टेटमेंट गलत है, तो तीसरा जहाँ है उसको कट कर दो, राइट आंसर आपका ए। तो ये एलिमेंट मेथड है। अब मैंने इसका ट्रायल के रूप में क्या किया, मैं जा रहा था कहीं ऐसे टूर पे, ठीक है, तो मैं खड़ा हुआ था रेलवे स्टेशन पर क्योंकि मेरी ट्रेन थोड़ी लेट थी, समझना इस चीज़ को। तो मैंने वहाँ पर एसिस किया क्योंकि मुझे थोड़ा काम भी था इंटरनेट का और मेरे में डाटा कम था।
तो मैंने वहाँ पर क्या किया, वहाँ से एसेस दिया, अपना नंबर डाला और वहाँ से मुझे रेलवे प्लेटफॉर्म से दे दिया गया, क्योंकि पब्लिक प्लेस है। और वहाँ से मिला तो लगभग 60 मिनट तक वो चला। कितना? 60 मिनट तक वो चला। उसके बाद में एसेस समाप्त हो गया। द एंड ऑफ योर एसेस 60 आफ्टर ऑफ 60 मिनट। तो हो गया था वहाँ पर 30 थोड़ी 60 मिनट के बाद में 1 घंटे तक वो चला था। तो ये इसके लिए चलाया गया है। ठीक है, आइए कुछ यहाँ पर ऑपरेशन है और उसके विवरण है, जैसे ऑपरेशन संकल्प है, ऑपरेशन मदद है, ऑपरेशन सद्भावना है। ये लगातार चर्चाओं में रहते हैं बच्चे, इनको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए जैसे ऑपरेशन संकल्प है, ये क्यों चलाया गया था? ये 2019 में चलाया गया था बच्चे। और ये हरमुज की खाड़ी, जो होर्मस की खाड़ी कहाँ पर पड़ती है बताइएगा? होर्मुजल डमरू, मतलब कि जो आपकी जल डमरू मध्य के माध्यम से भारतीय ध्वज वाले जहाज़ों को सुरक्षित मार्ग सुनिश्चित करना है। क्या है? ऑपरेशन संकल्प। ये बात सही है। तो होर्मुज कहाँ पर है बताइएगा? ठीक है, होर्मुज स्ट्रेट कहाँ पर है ये बताना आपको कमेंट्स में। ऑपरेशन मदद, केरल में बाढ़ राहत बचाव के लिए इसको शुरू किया गया। 2018 में आपने पढ़ा होगा केरल में, ठीक है, वहाँ पर बाढ़ आई थी तो कई लोगों की जान चली गई थी। तो यहाँ पर हेलीकॉप्टर, नावों और गोताखोरों के माध्यम से, सहायक कर्मियों के माध्यम से तैनात किए गए। चिकित्सा वहाँ पर सहायता दी गई, भोजन, निकासी, नौसेना के हेलीकॉप्टर। तो वहाँ पर ऑपरेशन राहत को 2018 में शुरू कर दिया गया था। ठीक है, उसके साथ साथ आप देखोगे तीसरा है ऑपरेशन सद्भावना। ये ऑपरेशन सद्भावना बच्चे आज का नहीं है, ये बहुत काफ़ी पुराना है। मतलब कि काफ़ी इतना, आई थिंक मुझे लगता है कि जिस जनरेशन के हैं तो आधों में से आपका जन्म भी नहीं हुआ होगा तब। ठीक है, और ये है आपका 1998 का, क्योंकि जो अधिकतर जो इस ऑडियंस देखता है वो 2000 सन 2000 के बाद के हैं। ठीक है, उनकी डेट ऑफ बर्थ ज़्यादातर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप देखोगे तीनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। तो ये जम्मू कश्मीर में आतंकवाद से जो प्रभावित लोगों की चिंताओं को दूर करने के लिए इसको शुरू किया गया था। ठीक है, इसमें खासतौर पर स्थानीय लोगों को आवाम और राष्ट्रीय मुख्यधारा में वापस लाना था। तो यहाँ पर तीनों स्टेटमेंट आपके क्या हैं? सही हैं। क्या है बच्चे? सही है बेटा। आओ, तो तीनों सही हैं। देखते हैं क्या पूछा था आपसे। जी हाँ, पूछा है कितने सुमेलित है, तो आपको हो गए तीनों सुमेलित है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अग्निपथ योजना स्कीम पड़ी होगी, अग्निवीर, तो वैसे ही है अग्निपथ। देखिए, अग्निपथ योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब ये तो इजी एंड पीजी है, इसका आंसर तो आप बता सकते हैं। ठीक है, लीजिए, सॉरी लीजिए, आपको ऑप्शंस नहीं दिख रहे ना? क्यों नहीं दिख रहा ऑप्शंस? थोड़ा लैग कर रहा है। ओके, अभी दिखेगा आपको, सब फुल दिखेगा। 1 सेकेंड रुकिएगा। ओके, कैसे लैग कर रहा है यार? 1 सेकेंड रुकिएगा, अभी आपको पूरा क्वेश्चन दिखेगा। जी हाँ, अब आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा 63 अग्निपथ। इजी एंड पीजी क्वेश्चन है, तो इसको कमेंट्स करें। और थोड़ा बच्चे आईपीएल वगैरह कम देखें, नहीं तो आपका जीवन आईपीएल बन जाएगा। आईपीएल नहीं है, वो व्यापार है, बिजनेस है वहाँ पे। ठीक है, देखते नहीं हो कितने महंगे क्रिकेटरों को खरीदा जाता है। तो क्यों खरीद रहे हो भाई? क्या लालच है आपको? क्योंकि वो व्यापार है बच्चे, वो व्यापार है। देखिए, अग्निपथ योजना, इस योजना के तहत भर्ती किए गए उम्मीदवारों को अग्निवीर के रूप में माना जाएगा और वे 4 वर्ष की अवधि के लिए कार्य करेंगे। क्या ऐसा होता है क्या? यह योजना तीनों सेनाओं, मतलब कि थल सेना, नौसेना, वायुसेना पर लागू होती है। सरकार सेवा समाप्ति के समय सेवा निधि पैकेज प्रदान करती है जो कर मुक्त होता है। आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। बताइएगा A B C D कौन सा सही है? इसमें तीनों सही हैं, 2 सही हैं या 1 सही है? बताओ बेटा कितने सही हैं। तो इसका राइट आंसर आपको कमेंट्स देना है। अजी बोलो हाँ, ओके, ठीक है। आइए, ये क्वेश्चन 2018 में यूपीएससी ने पूछा था और दृष्टि IAS ने इसको रिपीट कर दिया है। बोलो हाँ। चलिए, तो ये क्वेश्चन भी क्या है? इजी एंड पीजी है, लेकिन मैं इस पर आपको करवाऊंगा क्योंकि ये चर्चाओं में भी रहा था। देखिए क्या है क्वेश्चन। एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक, मतलब कि AIIB के संदर्भ में पूछा गया है। 3 स्टेटमेंट है। पहला, यह एशिया में सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए प्राथमिक उद्देश्य के साथ स्थापित किया गया था। मतलब कि इसका उद्देश्य आप देखोगे क्या था? बहुपक्षीय विकास बैंक के रूप में इसको जाना जाता है। और मैं आपको बताना चाहता कि ये दिसंबर 2015 में लागू हुआ, लेकिन ये इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय आपको कमेंट्स में बताना है। आपको कमेंट्स करना है कि
AIIB का जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पर है, ठीक है। कुछ बच्चे कहेंगे सर बीजिंग में है, ये तो ईजी हो गया, ईजी और फ्री, ठीक है। तो 2016 में आप देखोगे इसका परिचालन शुरू हुआ और सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, बुनियादी ढांचे, वित्त पोषण, मध्य एशिया में कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, सही हो जाएगा, तो आंसर बी नहीं होगा। भारत AIIB का संस्थापक सदस्य और दूसरा सबसे बड़ा शेयरधारक है। अब यही स्टेटमेंट सेम टू सेम पूछा था 2018 के क्वेश्चन में, उठा लो यूपीएससी का पेपर और आप पाओगे तो आपको यही स्टेटमेंट मिलेगा, तो ये बात सही है। तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पर है कि AIIB में मतदान के अधिकार सभी सदस्य देशों के लिए समान मतदान के सिद्धांत पर आधारित हैं, चाहे उनका पूंजी योगदान कुछ भी हो। तो क्या ये सही है या गलत है? देखो, हालांकि इसमें कई बातें रखी गई हैं, लेकिन ये गलत है, क्योंकि इसमें एक वोट और एक देश प्रणाली का पालन नहीं करता है। इसके बजाय ये मतदान अधिकार पूंजी योगदान पर आधारित होता है, इसको ध्यान में रखना। इसमें खासतौर पर निवेश करने वाले देशों में जो अधिक प्रभाव होता है उसमें चीन का सबसे अधिक है, और इसके बाद वीटो शक्ति भी रखता है कौन, चाइना। तो चाइना का इसमें थोड़ा सा फंड ज़्यादा है, और इसीलिए इसकी कैपिटल कहाँ है, बीजिंग में है, हेड क्वार्टर। तो तीसरा गलत है बच्चे, जहाँ पर 3 है उसको कट कर दो, आंसर तीसरा नहीं होगा जहाँ 3 है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 65। भारत में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश मतलब कि FDI निर्दिष्ट है? बताइएगा बेटा, कहाँ कहाँ पर आप FDI नहीं ला सकते। ये भी इजी एंड पीजी है, आपने बजट पढ़ा होगा तो वहाँ पर डायरेक्टली आपको बताया जाता है। बीमा सेक्टर में अब तो आपका FDI आ गया, ठीक है, 100%, ध्यान में रखना। किस में, बीमा सेक्टर में। जो लाइफ इंश्योरेंस है, म्यूचुअल फंड फिर से सही है, आने लग रहे हैं ना ऐड फिर से, तो ये फिर से स्टार्ट हो गया है। तो चलिए बताना है आपको कहाँ कहाँ पर नहीं आता है। ये इजी एंड पीजी है बच्चे, अरे बोलो हाँ। देखिए, जैसे लॉटरी, व्यवसाय, ऑनलाइन लॉटरी सहित, क्या इसमें आएगा, क्या इसमें आएगा कि नहीं, बोलो हाँ, यस। सिगार, सिगरेट, तंबाकू के विकल्प का निर्माण, क्या इसमें आप लगा सकते हैं, FDI आएगा, बोले नहीं, इसमें नहीं आएगा। जो आपके तंबाकू प्रोडक्ट होते हैं, परमाणु ऊर्जा नहीं, जुआ सट्टेबाजी नहीं, तो कौन सा आप कहोगे, डी, बोलो हाँ। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चाहे वो लॉटरी हो, व्यवसाय हो, जो आपके तंबाकू प्रोडक्ट हो, परमाणु ऊर्जा हो, जुआ हो, सट्टेबाजी हो, और इनके साथ साथ चिट फंड हो, निधि फंड हो, ठीक है, TDRS ट्रेडिंग हो, जो आपके रियल इस्टेट व्यवसाय जैसे आप देखोगे जो आपके फार्म हाउस हैं वह हो, तो इन सब में क्या है, आपको FDI नहीं आता है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना, और रेलवे संचालन में भी, ठीक है, क्योंकि रेलवे अभी उसी की तरफ है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चे, इंग्लिश माध्यम बताइए करेक्ट आंसर 60, 66, 61। PM वाणी, वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस। कुछ ऑपरेशन है और ऑब्जेक्टिव या डिस्क्रिप्शन उनके दिए गए हैं। सिक्सटी 64, 65 जूम कर देते हैं। ये PDF पाने के लिए, क्योंकि ये पेड है बच्चे, तो आपको इसके लिए 15 टेस्ट के लिए 1000 मतलब कि 1000 रुपये पे करने पड़ेंगे, तब आपको ये 15 टेस्ट प्रोवाइड करवाए जाएंगे, ठीक है। इनका प्रिंट आप निकलवा लें, फिर उसके बाद में अपने घर पर बैठ करके प्रैक्टिस करें अच्छे से और दें, ठीक है, तो आप इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं। आपको बता दें कि बच्चे जो ऑल इंडिया, ठीक है, टेस्ट भी चलते हैं, जैसे विजन IAS, दृष्टि IAS, कई ऐसे IAS हैं, इंसेंट जो वगैरह वगैरह, ठीक है। तो वहाँ पर आपको बता दें, आप फीस जान करके हैरान हो जाओगे। 3 टेस्ट की बच्चे वहाँ पर कितनी फ़ीस है, 1500 रुपये है। सोचिएगा ज़रा, आपसे 3 टेस्ट की 1500 रुपये फ़ीस ले ली जाएगी, किसके बैठाने क्या, बस आपको 3 टेस्ट करवाएंगे। ये विजन IAS की बता रहे हैं, और आपको बस क्लासरूम में बैठा देंगे ऐसे कि ये लो इसमें बैठ जाओ, और ये रहा पेपर, बस जाओ दे लो। वो टेस्ट सीरीज का पेपर है, बस आपको बैठा देंगे, है कि नहीं। और हम आपको दे रहे हैं मात्र 1000 रुपये में 15 टेस्ट। सोचिए ज़रा,
कल्पना कीजिएगा, पहले बच्चे फ्री में देखो, मैं कह रहा हूँ फ्री में कुछ नहीं मिलता है। फ्री में आपको मिल रहा है ये वीडियो, ये नॉलेज, मेरा ज्ञान आपको फ्री में मिलेगा, ये मेरा दावा है। लेकिन आप कहने लगे सर कंटेंट, तो कंटेंट मैंने परचेज नहीं किया है, जो इसके ओनर हैं संस्था हैं उन्होंने परचेज किया है, तो भाई वो तो लेंगे वहाँ से, तो आप जान सकते हैं। ठीक है, चलिए वित्त साधन जो आपका विवरण है, ट्रेजरी बिल, ठीक है, जो आपके पूछे गए हैं। अब देखिए ट्रेजरी बिल है, वाणिज्यिक प्रपत्र है जिसको शिपी कहते हैं, और जमा प्रमाण पत्र है। ठीक है, जो आइए देखते हैं एक एक करके कितने सुमेलित हैं, ये पूछा गया आपसे। पहला, ट्रेजरी बिल की बात कर रहे हैं, ये 1 वर्ष तक के परिपक्वता के साथ अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूति है। जी हाँ, ये जो ट्रेजरी बिल होता है बच्चे, ये क्या होता है, शॉर्ट टर्म के लिए इसको लाया जाता है। ठीक है, टी बिल इसको कहते हैं। इसमें खासतौर पर अगर हम दिन की बात कर लें तो ये 91 दिन, 182 दिन और उसके साथ साथ 364 दिन के लिए इसको रखा गया, मतलब कि एक अल्पकालिक ही ये होता है। और ये छूट पर जारी किए जाते हैं, अंकित मूल्य पर क्या होते हैं, भुनाए जाते हैं। तो पहला क्या है, एकदम सही है। दूसरा है वाणिज्यिक प्रपत्र, जिसको बोलते हैं कॉमर्शियल पेपर। अब ये कह रहे हैं कि बाजार की तरलता को विनियमित करने के लिए रिजर्व बैंक द्वारा जारी सुरक्षित ऋण साधन है। आप मुझे बताइएगा बच्चे, क्या इसको ख़ास तौर पर कॉमर्शियल जो पेपर है आरबीआई जारी करेगी? आप मुझे बताओ, आरबीआई को पैसे की ज़रूरत पड़ती है? आरबीआई तो रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट से ही पैसा कमा लेगी। आरबीआई तो मुद्रीकरण से मुद्रा छाप करके पैसा कमा लेती है। क्या वो ट्रेजरी बिल जारी, क्या वो कॉमर्शियल पेपर जारी करेगी क्या? तो आप कहोगे जी नहीं, क्योंकि ये खासतौर पर कॉर्पोरेट, खासतौर पर आप देखोगे कॉर्पोरेट जैसे एनबीएफसी और वित्तीय संस्थाओं द्वारा जारी किए जाते हैं। इसमें ध्यान रखना आपको। और आमतौर पर ये 7 दिनों के लिए अल्पकालिक होते हैं, रिजर्व बैंक नहीं करती है इनको। रिजर्व बैंक इन्हें नियंत्रित करता है लेकिन इन्हें जारी नहीं करता है, इसको ध्यान में रखें। तो कौन जारी करता है? एनबीएफसी। एनबीएफसी ये इसको जारी करते हैं। नॉन बैंकिंग फाइनेंस जो आपकी संस्थाएं हैं, वित्त संस्थाएं हैं, फाइनेंस जो इंस्टीट्यूशन वो करते हैं बच्चे। तो सेकेंड स्टेटमेंट गलत है। और अल्पकालिक होता है, ये कितने दिन का? 7 दिन का होता है। जमा प्रमाण पत्र जो होता है आपका, ठीक है, हम देखें तो ये वाणिज्यिक बैंकों और वित्त संस्थाओं द्वारा जारी, ठीक है, सावधिक जमा होता है। बिल्कुल ये बात सही है कि इतने समय के लिए आपने अपनी मुद्राएं जमा कर दी हैं। चलिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहला और तीसरा सही है, तो 2 सुमेलित है इसमें, 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। युग्म सही पूछा था, तीसरा स्टेटमेंट, दूसरा स्टेटमेंट सही नहीं था, पहला तीसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी बेसिक पर क्वेश्चन है, इजी एंड पीजी में क्वेश्चन कहूँगा इसको, बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन कहेंगे बच्चे इसको। क्यों कहेंगे, इसका एक रीज़न है, देखो आओ समझो। ये कह रहे हैं सोवरेन गोल्ड बॉन्ड के बारे में पूछा है, एसजीवी जिसको कहते हैं। पहला है एसजीवी ग्राम में स्वर्ण के रूप में नामित होते हैं और इन्हें स्टॉक एक्सचेंजों पर व्यापार योग्य बनाया जा सकता है। क्या ये शुरू किया गया? बिल्कुल ये बात सही है, क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी सोवरेन जो गोल्ड बॉन्ड है, इस योजना को निवेशित और भौतिक रूप से स्वर्ण योजना रखने का विकल्प प्रदान करता है और ये स्वर्ण की कीमतों और एक निश्चित ब्याज आय के आधार पर पूंजी की सराहना प्रदान करता है। तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है। इन बॉन्डों का उपयोग बैंकों और वित्त संस्थाओं से ऋण के लिए संपार्श्विक रूप में किया जा सकता है, मतलब कि आप इनसे क्या कर सकते हैं, ऋण ले सकते हैं। समान बिल्कुल रेट पर आप देखोगे भौतिक सोने के समान बैंकों के वित्त संस्थाओं को ऋण और संपार्श्विक रूप से करने का पात्रता है। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना से समय से 5 वर्ष की लॉक इन अवधि के बाद दी जाती है, मतलब कि इसमें एक फिक्स्ड, एक तरीके से फिक्सिबिलिटी रखी गई है कि आपको 5 वर्ष तक के लिए रहना होगा। पहले क्या था, इसकी अवधि क्या होती थी, 8 वर्ष होती थी। क्या होती थी? पहले इसकी जो अवधि होती थी वर्षीय, वो 8 वर्ष होती थी, परंतु आज इसको घटा करके क्या कर दिया है, 5 वर्ष कर दिया है। ठीक है, तो आज वर्तमान में कितनी है, आज वर्तमान में कितनी है, लैग क्यों कर रहा है, 5 वर्ष है। ठीक है, तो पहले कितनी हुआ करती थी, पहले ये आप देखोगे तो ये 8 वर्ष हुआ करती थी। तो तीनों बातें यहाँ पर सही हैं, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्हाट इट, 1 सेकेंड, नेक्स्ट। नेक्स्ट 1 सेकेंड बच्चे, थोड़ा सा ऐसे लैग कर रहा है, 1 सेकेंड रुकिएगा।
थोड़ा सा लैग कर रहा है, कहीं प्रॉब्लम हो रही है इसमें, देख लेते हैं। अगर इंटरनेट का इशू होगा तो अभी हो जाएगा। ठीक है, हो गया, ठीक है, हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर है 61। रियल इस्टेट निवेश ट्रस्ट, मतलब कि जो आपकी रिट्स के बारे में पूछा गया, और ये आज से नहीं है, ये बहुत दिन से चर्चाओं में रहता है बच्चे। ये 2014 से स्टार्ट किया गया था, ठीक है, सेबी इसके द्वारा विनियमित करती है। ये आज का नहीं है, इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने का रूप से ये काम करता है। आइए देखते हैं। रिट्स को भारतीय प्रतिभूति और विनियमन बोर्ड मतलब कि सेबी द्वारा विनियमित किया जाता है। तो पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये कह रहे हैं रिट्स को अपने शुद्ध वितरण योग्य नकदी प्रवाह का कम से कम 90%, कितना, 90% अपने यूनिट धारक को वितरित करना आवश्यक है। कितना है, 90% की बात करता है। तो यहाँ पर दूसरा स्टेटमेंट भी सही हो जाएगा। 1 सेकेंड बच्चे, थोड़ा सा इशू है कुछ, अभी देख रहे हैं हम क्या हो रहा है। ये 1 सेकेंड, थोड़ा सा इंटरनेट का इशू है। थोड़ा सा इंटरनेट का इशू है, 1 सेकेंड रुकिएगा, मैं देख लेता हूँ इंटरनेट का एसिस। क्योंकि ये लैग कर रहा है बार बार। ओके, शायद अब ये नहीं करेगा। चलिए देखिए, शायद ये अब कोई लैग नहीं करेगा। ओके, अब ये फर्स्ट क्लास चलेगा। तो पहला जो स्टेटमेंट है एकदम सही है, दूसरा भी सही है। तीसरा है कि रिट्स पूर्ण और निर्माणाधीन रियल इस्टेट परियोजनाओं दोनों में निवेश कर सकते हैं। मतलब कि ये क्या कर सकते हैं, इनको दोनों में लगभग आप देखोगे अपनी परिसंपत्ति का कम से कम 80% और पूर्ण आय का उत्पादन में ये निवेश कर सकते हैं। तो ये दोनों में निवेश करने की इनको अनुमति दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पर तीसरा जो स्टेटमेंट है, ये भी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो कितने सही हैं इसमें, तो आप कहोगे इसमें तीनों बातें सही हैं, तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। शून्य कूपन बॉन्ड है। अब ये इजी पीजी मैं कहूँगा, बिल्कुल इजी है ये, कोई इसमें हार्डनेस नहीं है। क्वेश्चन में हो तो मुझे बताओ। शून्य कूपन बॉन्ड के संदर्भ में पूछा गया आपसे, 2 स्टेटमेंट है। पहला, शून्य कूपन बॉन्ड छूट पर जारी किए जाते हैं और अंकित मूल्य पर मोचन किया जाता है। ये बॉन्ड शाब्दिक ब्याज का भुगतान नहीं करते तथा निर्गम मूल्य और मोचन मूल्य के बीच का अंतर निवेश का रिटर्न दर्शाता है। बताना क्या है आपको सही कौन सा है। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके बेस पर है। तो इसका राइट आंसर कमेंट करें इसका राइट आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा गया भी है। इससे ये भी पता चलेगा आप यूपीएससी के 2025-26 के लिए तैयार हैं कि नहीं। ठीक है, अगर आप 26 में भी देना चाहते हैं ना, तो बेटा सीरियसली लेकर के पढ़ें, क्योंकि यूपीएससी कब पंचवर्षीय योजना बन जाती है पता ही नहीं चलता। देखिए, बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी जिसको मीगा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 3 स्टेटमेंट है। पहला, यह विश्व बैंक समूह का सदस्य है और निवेशकों और ऋणदाताओं को राजनीतिक जोखिम बीमा प्रदान करता है। मीगा की गारंटी अधिग्रहण करने, मुद्रा अपरिवर्तनीयता, युद्ध और नागरिक अशांति जैसे जोखिमों को सम्मिलित करती है। यह बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए विकासशील देशों को प्रत्यक्ष ऋण और अनुदान प्रदान करता है। पूछा गया आपसे कौन सा ये से सही है, बताओ बेटा इसमें कौन सा सही है। चलिए एक एक करके बात करते हैं। देखिए, मीगा के बारे में पूछा गया है। मीगा एक बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी है जो एफडीआई को प्रोत्साहन करने के लिए 1988 में स्थापित किया गया था। साथ ही साथ यह विश्व बैंक समूह के 5 संस्थाओं में से एक है। निवेशकों और ऋणकर्ताओं को राजनीतिक जोखिम और क्रेडिट समृद्धि गारंटी प्रदान करने प्राप्त करने का भी देता है। तो यहाँ पर पहला स्टेटमेंट तो सही है। तीसरा स्टेटमेंट है कि यह बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए विकासशील देशों को प्रत्यक्ष ऋण और अनुदान प्रदान करता है। बच्चे ये गलत है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय विकास जो संघ है जिसको हम कहते हैं IDA, पढ़ें कि नहीं,
वर्ल्ड बैंक पढ़ा होगा तो उसकी 5 शाखाएं पढ़ी होंगी, उसमें से आपने आईडीए पढ़ा होगा, मेगा पढ़ा होगा, आईवीआरडी पढ़ा होगा, है कि नहीं, ये सब आपने पढ़े होंगे। पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक जिसको आईवीआरडी, और विपरीत इसके कौन है, मेगा, ये प्रत्यक्ष ऋण और अनुदान नहीं देता है, ध्यान रखना। इसका कार्य गारंटी बीमा प्रदान करने तक सीमित है, ठीक है, और वित्त सहायता नहीं करता। ये क्या करता है, बीमा देता है, तो ये गलत है। अब देखो जैसे ही तीसरा गलत है, आंसर आपको मिल जाएगा। एलिमेंट मेथड यूज कर लो, जहाँ 3 है उसको कट कर दो, तो बचा क्या, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा भी सही है, पहला भी सही है कि मेगा की गारंटी अधिग्रहण करने, मुद्रा अपरिवर्तनीय, युद्ध और नागरिक अशांति जैसे जोखिमों को सम्मिलित करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी इजी एंड पीजी क्वेश्चन है। देखो ये बेस है आपका, और मैं ये कहूँगा आपसे कि अगर आपका नींव मजबूत नहीं है, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए दे रहा हूँ ना कमेंट्स में, मैं इनको यूँ चुटकियों में कर सकता हूँ बच्चे, एकदम झट से पढ़, पलक झपकते ही, क्योंकि मेरा बेस उस स्ट्रॉन्ग लेवल पर पहुँच गया है। और आप जरा देखिएगा अपने आप को, ये चेक कीजिएगा अपने आप को, और यूपीएससी ऐसी जगह से क्वेश्चन बनाता है। पूछा क्या है, आइए, बैलेंस ऑफ पेमेंट आपने पढ़ा होगा, 2 इसमें होते हैं, एक होता है करंट अकाउंट, एक होता है कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट में जो होता है बच्चे, उसमें 2 तरीके का अकाउंट होता है, एक होता है विजिबल, एक होता है नॉन विजिबल, मतलब कि दृश्य अदृश्य। अब जो दृश्य है उसमें तो आप गुड्स और सर्विस को क्या करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, आयात निर्यात होता है। बट जो आपका अदृश्य होता है उसमें वैसे सर्विस होते हैं जैसे आपका संप्रेषण होगा, अनुदान होगा। आपको बताना है बेटा, मैं क्यों बताऊँ, आपको बताना है, ठीक है, कितने अदृश्य खाते के। वहीं अगर हम देखिए जो कैपिटल अकाउंट होता है उसमें अगर एफडीआई आ रहा है, आपने लोन लिया है, ऋण लिया है, ठीक है, या फिर भारत की कोई कंपनी है उसने विदेशों में जाकर के लाभ प्रॉफिट कमाया है, या आरबीआई की कोई शाखा है, बैंक की शाखा है, उन्होंने प्रॉफिट कमाया है, ठीक है, वो एनआरआई वगैरह जो आता है वो उसी में आएगा, लेकिन वो करंट अकाउंट पे। तो आपको बताना है, ये मैं क्यों बताऊँ आपको, ठीक है। 71 का करेक्ट आंसर तो आपको बताना है, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के बारे में। इनविजिबल पूछा है, बैंकिंग सर्विस आएंगी तो सही, फैक्टर इनकम आने चाहिए, जैसे एम्प्लॉय कंपनसेशन आ जाएगा, इन्वेस्टमेंट जो इनकम है जैसे प्रॉफिट है, इंटरेस्ट है, ठीक है, ये तो इसमें आना ही चाहिए। डिविडेंड आता है, और ट्रांसफ़र जैसे गिफ्ट है, ग्रांट है, रेमिटेंस, ये भी इसमें आ जाएगा, सॉरी रेमिटेंस भी इसी में आना चाहिए। तो बताओ कितने इसमें सही हैं। तो चाहे आय निवासी जो भारतीय जमाएँ होती हैं वो आनी चाहिए इसमें, जी हाँ बिल्कुल आनी चाहिए इसमें, ठीक है। बताओ बेटा इसका करेक्ट आंसर क्या है। क्या इसमें विदेशी परिसंपत्तियों पर ब्याज आना चाहिए, अनुदान आना चाहिए, बीमा आना चाहिए, धन संप्रेषण आना चाहिए, ये आपको बताना है, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश वाले भैया करेक्ट आंसर ठोको, ठोको बेटा, बोलो हाँ। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड पढ़ा है आपने, अरे बोलो हाँ पढ़ा है, यस बोलो यस, कमेंट्स में यस लिखो, यस यस सर। रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट जो ट्रस्ट है उसके बारे में आपने पढ़ा है, बोलो बेटा यस, यस बोलो बेटा। इधर देखो, इधर देखो, ध्यान किधर है, इधर देखो, ध्यान किधर है, शेख चुल्ली इधर है। चलिए जीरो कूपन बॉन्ड्स, ये इसके बारे में पूछा गया है, आइए। मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट जो गारंटी एजेंसी है, देखिए मैं कभी कभी कुछ शब्दों का उच्चारण कर देता हूँ ताकि आप बोर ना हो क्लास में, ठीक है। अब एक होता है ना, अब जैसे मैं आपके सामने नहीं हूँ बट इनविजिबल तो आपके साथ में मेरा इमोशनल जो कनेक्शन तो हो गया है, ये मुझे पता है। आज के कमेंट्स ने मुझे बिल्कुल डुबो दिया है। बच्चे का कमेंट्स आया था, मुझे दिखाया गया कमेंट्स कि सर जो पेड करवाई गई है टेस्ट सीरीज, उन्होंने कहा है कि सर आपने तो वादा किया था फ्री में और निःशुल्क में हम प्रोवाइड करवाएंगे, बट आप तो पेड कर रहे हैं, ठीक है। तो उस बच्चे के कमेंट्स ने मुझे बिल्कुल डुबो दिया बच्चे, बिल्कुल। मैं अपने वाक्यों से पीछे नहीं हटूँगा, फिर से बोल रहा हूँ, आपको 10 टेस्ट ये प्रोवाइड करवाने में 15 बोल रहा हूँ, 5 टेस्ट अपनी तरफ से मैं सीसाइड के प्रोवाइड करवाऊँगा, ठीक है। 15 टेस्ट मैं आपको प्रोवाइड करवाऊँगा 1000 रुपये में। लेकिन अब इन्होंने लिया है तो मैं क्या कर सकता हूँ, नहीं तो मुझे लात मार के बाहर निकाल देंगे, भैया आओ देखो
अंतरण भुगतान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अंतरण जो होता है, अंतरण जानते हो क्या होता है? हस्तांतरण, जिसको हम कह सकते हैं भुगतान, एक तरफा जो भुगतान होता है। ठीक है, समझ में आया? चलिए, तो उस पर पूछा गया जैसे पहला, वस्तु या सेवाओं के किसी भी आदान प्रदान के बीमा सरकार द्वारा हस्तांतरण भुगतान किया जाता है। क्या सरकार ऐसा करती है एक तरफा? जैसे सब्सिडी वगैरह है, आप देखोगे वृद्ध पेंशन है, छात्रवृत्ति योजना है, बेरोजगारी लाभ भत्ता है, सामाजिक सुरक्षा हो सकती है, सेवानिवृत्ति। ठीक है, तो ये सब वृद्ध पेंशन, छात्रवृत्ति, बेरोजगारी भत्ता, हस्तांतरण भुगतान के उदाहरण हैं। तो क्या ये सही है? बिल्कुल, ये बात एकदम सही है, ये इसके उदाहरण आते हैं। तो ये तो ईजी एंड पीजी में से कहोगे तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है बच्चे। मित व्ययता और विरोधाभास, जरा फोकस करिएगा, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है ये, ध्यान रखना इसको। मित व्ययता का विरोधाभास, ये पूछ रहे हैं किनेसियन अर्थशास्त्र की एक अवधारणा है। किसकी है? किनेसियन। किन्स का आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, पढ़ें कि नहीं? वो जो बताते हैं y बराबर c प्लस आई प्लस, है कि नहीं, d और x माइनस m, कुछ पढ़ते हैं इस तरीके से। यह अवधारणा प्रतिकूल, खासतौर पर आइए इस पर देखना जरा क्या है। यह ऐसी स्थिति को संदर्भित करता है जहां यदि अर्थव्यवस्था में हर कोई अपनी आय का अधिक भाग की बचत करता है तो अर्थव्यवस्था के कुल बचत में कमी आ सकती है या अपरिवर्तित रह सकती है। क्या ऐसा है? क्या बच्चे ऐसा है? तो आप कहोगे हाँ ऐसा है, क्योंकि जहां व्यक्तिगत बचत वृद्धि से समग्र आर्थिक उत्पादन और आय में कमी आती है, जिसके फलस्वरूप कुल बचत कम हो जाती है। आप मुझे बताओ, जैसे मैं एग्जाम्पल पे आपको समझा रहा हूँ, ये मितव्ययता समझो बेटा, ये विरोधाभास क्यों हो रहा है? देखो, मान लीजिएगा इस अर्थव्यवस्था में 100 ही व्यक्ति थे या 100 ही कंपनी थी, मैं कहूँ 100 पर्सन थे, 100 व्यक्ति थे। ठीक है, इन सबके पास में क्या थे? 10-10 रुपये थे, इसके पास में भी 10 थे, सबके पास में 10-10 रुपये थे, तो 10 थे तो कितने हो गए? 100। ठीक है, आप कह सकते हैं ये मान लीजिए 100 रुपये हैं और 10 व्यक्ति हैं, 10 व्यक्ति हैं तो 10-10 हो गए, है ना, एक के पास में 10 रुपये, एक के पास में 10 रुपये। अब मानो बच्चे मैं कहूँ आपसे कि ये जो इसमें से 8 जो व्यक्ति हैं उन्होंने अपने पास 10-10 रुपये रख लिए, मतलब कि 80 रुपये अपने पास क्या रख लिए? जमा रख लिए, कुल बचत अपनी कर ली। अब वो क्या है? इन्वेस्ट करना नहीं चाहते, किसमें? मार्केट में। अब जो 20 रुपये हैं वो कूद रहे हैं, मतलब कि 2 ही व्यक्ति क्या हैं? 2 ही व्यक्ति अपने 10-10 रुपये, 20 रुपये क्या है? मार्केट में निवेश कर रहे हैं। तो अब मुझे बताओ ये 20 रुपये का कितना उत्पादन होगा? 80 तो आपने बचा लिया, 80% बचा लिया, 20% आप मार्केट में ला रहे हैं, तो कितना ही प्रोडक्शन आप कर सकते हो? इससे कम से कम ही करोगे, तो इससे जो कुल बचत होगी वो क्या होगी? आपको देखने के लिए मिलेगी, कम हो जाएगी। ठीक है, चलिए, तो ये समझ में आया होगा आपके? बोलो हाँ, यस सर। चलिए नेक्स्ट, कथन दूसरा, यह विरोधाभास इसलिए उत्पन्न होता है क्योंकि अधिक सामूहिक बचत सकल मांग को कवर कर देती है, जिससे आय और उत्पादन में कमी आती है, जो अंततः अर्थव्यवस्था में वास्तविक बचत की मात्रा को कम करता है। बात एकदम सही है, यहाँ पर कथन 1, कथन 2 दोनों सही हैं, और कथन आपका 2 कथन 1 की सही व्याख्या भी करता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 74। वीडियो को लाइक भी करते चलें, शेयर भी कर दो बेटा। टेस्ट सीरीज लो मत लो, लेकिन लाइक शेयर करते रहो। मेरे को लाइक शेयर से बहुत ज़्यादा मतलब रहता है, क्योंकि देखो अब क्या होता है, और मेरे बारे में भी थोड़ा सा बताते रह करो। ठीक है, मैं कैसे पढ़ाता हूँ, आपको अच्छा लगता हूँ, ताकि मेरा थोड़ा प्रमोशन हो सके, थोड़ा सा मैं बना रहूँ। ठीक है, चलिए, मैं आपके बीच में बना रहा हूँ, मेरे को बहुत आनंद आता है आपसे जो मेरा इमोशनल कनेक्शन हुआ है। कभी तो मैं जल्दी आपके साथ में वन टू वन आपकी मुलाकात भी होगी, मैं आपके साथ में बीच में रहूँगा, ऑफलाइन ऑनलाइन। बस आइए देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सार्वजनिक वित्त में रिकार्डियन समतुल्यता का सटीक वर्णन करता है? किसके बारे में? सार्वजनिक वित्त में रिकार्डियन समतुल्यता का सटीक वर्णन करता है। अब यहाँ पर आपसे पूछा गया है, बताइएगा रिकार्डियन समतुल्यता। ये कह रहे हैं आपसे कि सरकार उधार कराधान की तुलना में मांग को अधिक प्रभावी ढंग से प्रोत्साहित करती है। बी में कह रहे हैं कि उपभोक्ता वर्तमान उपभोग निर्णय लेते समय भविष्य करों की उपेक्षा करते हैं। और सी में आपसे क्या पूछा गया है, ऋण द्वारा वित्त पोषित सरकारी व्यय का मांग पर वही प्रभाव पड़ता है जो वर्तमान कराधान द्वारा वित्त पोषित होने पर होता है।
तो ये बात सही है, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि तर्क संगत उपभोक्ताओं और अनुमान यही आता है। आज सरकारी खासतौर पर उधार लेने के भविष्य के ये उच्च है, और यहाँ पर सरकारी व्यय ऋण के माध्यम से वित्त पोषित किया जाए, जो कि कराधान के माध्यम से मांग पर कुल प्रभाव इसका समान रहता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा। नेक्स्ट, अल्प अवधि में विनिमय दर, कुछ समझ में आ रहा है? एक्सचेंज रेट इजी एंड पीजी क्या लें? यस सर, ये इजी एंड पीजी है बच्चे। बताओ इसके बारे में, आपने पढ़ा होगा एक्सचेंज रेट रुपए का डॉलर में कन्वर्ट होना कितने का है? 87 का, 87 रुपीज़ पर डॉलर। आइए बताओ इसका राइट आंसर। चलिए, आपने इसका राइट आंसर दिया होगा। देखो, अल्प अवधि में जब एक्सचेंज रेट की बात करते हो, उसका निर्धारण के रूप में पूछा गया है दो देशों के बीच ब्याज दर अंतर के प्रभाव का सटीक व्याख्या करता है। किसके बीच में? दो देशों के बीच में। पहला, कम ब्याज दर वाले देश को ऋण लेने की लागत कम होने के कारण मुद्रा का अधिमूल्य होना। देखो, इसमें अधिमूल्य तो होगा नहीं भाई। उच्च ब्याज दर वाला देश पूंजी के पलायन के कारण अपनी मुद्रा के अवमूल्यन का अनुभव करेगा। अवमूल्यन कहाँ से कर लेगा वो? मूल्य ह्रास होना चाहिए उसमें। अल्पकालिक अवधि में ब्याज दर में परिवर्तन से विनिमय दर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये तो खामों का फालतू बकवास कर रहे हैं। अब आपने गलत निकाल दिए सारे, डी बचा। डी सही है कि उच्च ब्याज दर वाला देश पूंजी प्रवाह को आकर्षित करेगा, जिससे इसकी मुद्रा का अधिमूल्य होगा। जैसे वर्तमान में अमेरिका एक तरीके से पूंजी प्रवाह का आकर्षण बन गया है, और आज जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं तो आप देखोगे विदेशी मार्केट से पैसा निकल रहा है और अमेरिका के शेयर बाजार में पैसा लग रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक समष्टि अर्थशास्त्र में लिक्विडिटी ट्रैप की अवधारणा का सटीक वर्णन करता है? मैंने कहा ना बेटा, इंग्लिश की टर्मोलॉजी बहुत ज़रूरी है। ये क्या है जानते हो? समष्टि अर्थशास्त्र, लिक्विडिटी समझ में आ रहा है? ट्रैप की अवधारणा का सटीक वर्णन। लिक्विडिटी मतलब मनी, पैसा, उसका ट्रैप जो है समष्टि अर्थशास्त्र सभी की बात करता है। पहला, ऐसी स्थिति जहां उच्च ब्याज दरें ऋण लेने और निवेश को हतोत्साहित करती हैं। मतलब कि ब्याज दरें भी उच्च हैं और उसके साथ साथ आप देखोगे निवेश में भी थोड़ी सी क्या है, लोच पोच हो रहा है। ऐसी स्थिति जिसमें मौद्रिक नीति अत्यधिक मुद्रास्फीति के कारण अप्रभावी हो जाती है। ऐसी स्थिति जहां ब्याज दरें इतनी कम होती हैं कि लोग बॉन्ड के बजाय नकदी खरीदना पसंद करते हैं, जिससे मौद्रिक नीति अप्रभावी हो जाती है। ऐसी परिदृश्य जिसमें बैंक नियामक की बाधाओं के कारण अत्यधिक तरलता होने के बावजूद बैंक ऋण देने से इनकार कर देते हैं। बताओ इसका जो लिक्विडिटी ट्रैप है। देखिए, ये वह स्थिति होती है जब ब्याज दरों में इतनी कमी हो जाती है, क्योंकि मार्केट में पैसा इतना हो जाता है, बहुत ज़्यादा है, तो लोग क्या करते हैं, बॉन्ड के बजाय क्या करना, नकदी रखना पसंद करते हैं, क्योंकि बॉन्ड की वैल्यू कभी ऊपर जा रही है कभी नीचे, और जिससे मौद्रिक नीति क्या है, अप्रभावी हो जाती है। तो पैसा उन्होंने रख लिया, लिक्विडिटी अब मार्केट में जाए नहीं। तो ये तो कह रहे हैं लिक्विडिटी ट्रैप। अब उससे कैसे बाहर निकलोगे, क्योंकि लोगों ने पैसा अपने पास रख लिया है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये इजी एंड पीजी क्वेश्चन है बच्चे, बहुत ही ठीक है। और ये 8 कोर इंडस्ट्री आपसे पूछी हैं। मैं कहूँगा ऐसा क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़रूरी है। बताइएगा, भारत में 8 कोर उद्योगों के संदर्भ में औद्योगिक उत्पादन मतलब कि सूचकांक जो आता है आईपी, ठीक है, इंडस्ट्रियल जो आपका प्रोडक्शन इंडेक्स आता है, उसके भारांश पर पूछा गया है। क्योंकि आपसे 8 कोर इंडस्ट्री नहीं पूछा है, उसके भारांश पर क्वेश्चन पूछ लिया है। तो बताओ कौन सा है? देखो, एलिमेंट मेथड यूज करो। सबसे ज़्यादा कौन सा आपको पता है? सबसे ज़्यादा कौन सा है, ये ध्यान रखो। देखो बच्चे, विद्युत क्या है, पेट्रोलियम के बाद आना चाहिए,
इस्पात से पहले देखो ये कह रहा है ना कहाँ पर विद्युत, विद्युत इस्पात से पहले आएगा, ये तो होगा नहीं। कोयला नहीं नहीं विद्युत, अब देखो यहाँ पर है इस्पात, ये भी गलत है। अब यहाँ पे देखो ये कह रहे हैं विद्युत और पेट्रोलियम कोयला, कोयले की अगर हम बात कर लें तो कोयला इस्पात के बाद में आएगा, और यहाँ पर क्या है इस्पात से पहले, तो ये गलत हो गया। पेट्रोलियम, विद्युत, इस्पात और कोयला, ठीक है, ये यहाँ पर चार हैं। चार के अलावा आपको यहाँ पर कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, सीमेंट और उर्वरक मिलता है, ठीक है। तो पेट्रोलियम का जो भारांश कितना है मैं आपको बता देता हूँ मोटा माटी, ठीक है, 28.04% है। विद्युत पे पूछा गया है क्वेश्चन, इसका 17.92% है। इस्पात की अगर हम बात कर लें, सॉरी विद्युत का 19 दशमलव है, 17 नहीं है, ये इस्पात का है, विद्युत का है 19.85%, इसका है 17 दशमलव, इस्पात का 17.92%, और कोयले की अगर हम बात कर लें तो इसका है 10.33%। इस तरीके से हैं। तो चार तो ये हैं, इन सब के अलावा कच्चा तेल है, प्राकृतिक गैस जिसको नेचुरल, सीमेंट और उर्वरक आता है। उर्वरक का सबसे कम है, उर्वरक का कितना है आपका 2.63% है। तो सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम का है, दूसरा विद्युत का है, तीसरा इस्पात का है और चौथा कोयले का। तो विद्युत को ध्यान रखना, विद्युत का इनसे, इस्पात से और कोयले से ज़्यादा है, ठीक है, ये गैस स्पेसिस से। पेट्रोलियम का सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट, इंग्लिश वाले बच्चे बताओ बेटा, ट्रांसफर पेमेंट्स जो आपका पूछा गया है, पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट, ये इसके ऑप्शन है। डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ रिच-गॉर्डन एक्विवैलेंस इन पब्लिक फाइनेंस। Exchange rate determination in the short run, which one of the following best explanation the most impact of interest rate, बताओ बेटा, between two countries, differentiate, ये ऑप्शन है इसकी। concept of a liquidity trap in macroeconomics, 76, 8 core industry in India, index of industrial production। नेक्स्ट, इजी एंड पीजी क्वेश्चन है बच्चे, इसका राइट आंसर आपको देना है कमेंट्स में। मौद्रिक नीति से क्वेश्चन है, और जो इसका पार्ट नंबर 1 था उसमें भी मैं कवर करवा चुका हूँ इसको। मौद्रिक नीति के संदर्भ में अवरुद्धता हस्तक्षेप क्या है, अवरुद्धता हस्तक्षेप क्या है? सरकार द्वारा मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए प्रत्यक्ष मूल्य विनिमय के माध्यम से किए गए उपाय। सरकार करेगी इसको, सरकार करेगी क्या? बी में कह रहे हैं कि मुद्रा बाजार में मुद्रा प्राधिकृत द्वारा किया जाने वाला हस्तक्षेप जो कि विदेशी मुद्रा अंतर्वाह जैसे वहाँ झटकों के विरुद्ध मुद्रा आपूर्ति को स्थिर बनाए रखने के लिए क्या होगा? एक राजकोषीय नीति साधन जिसका उपयोग सरकारी खर्च और कराधान को विनियमित करने के लिए किया जा सकता है। वाणिज्यिक बैंकों द्वारा ब्याज दरों को समायोजित करके ऋण देने में वृद्धि करने के लिए उपयोग की जाने वाली एक रणनीति। बताओ इसका करेक्ट आंसर बताओ कमेंट्स में। अगर आपने इसका करेक्ट आंसर कमेंट्स कर दिया तो मेरी तरफ से चॉकलेट आप लेके खा लेना, ठीक है? चलिए, किटकैट लेना, आराम से खाना। क्वेश्चन है आपका परचेजिंग पावर पैरिटी के बारे में। एक बार मैंने क्या था, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे पढ़ा दिया था बच्चे को एक टेस्ट में तो एक बच्चे का कमेंट्स आया था कि सर ये पब्लिक नहीं है, ये आप देखोगे जो आपकी क्रय शक्ति क्षमता के रूप में आता है, पीपीपी जो मॉडल है। मैंने कहा बेटा देखिए जहाँ आप बता रहे हैं वो मुझे बहुत पहले से पता है और जो क्वेश्चन की मांग है उसको भी सीखिएगा, ठीक है? तो आइए देखो यहाँ पर पूछा गया है क्रय शक्ति जो क्षमता है पीपीपी के बारे में पूछा है, परचेजिंग पावर जो आपके पैरिटी है, ठीक है? तो उसके बारे में है। पहला है पीपीपी का उपयोग जीडीपी और जीएनआई जैसे आर्थिक संकेतकों की भिन्न देशों के बीच संतुलन करने के लिए किया जाता है। क्या ये बात सही है? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, पहला एकदम सही है। जीडीपी से मैंने पहला जो क्लास हुआ था उसमें भी आपको बताया था कॉन्सेप्ट। यह उस विनिमय दर को निर्धारित करता है जिस पर विभिन्न देशों
में एक समान वस्तु और सेवाओं की बास्केट की लागत समान होती है। तो यहाँ पर सेकंड जो स्टेटमेंट है ये भी सही है। पूछा कौन सा सही है, तो आप कहोगे दोनों बातें यहाँ पर सही हो जाएंगी। ठीक है, ये भी इजी एंड पीजी था, कोई इसमें था नहीं ऐसा कुछ। 80 नंबर क्वेश्चन देखो, वर्ष 23-24 के लिए भारत के कृषि उत्पाद के संदर्भ में पूछा है आपसे, एग्रीकल्चर जो प्रोडक्शन। कथन है कि भारत ने पिछले वर्ष की तुलना में खाद्य उत्पादन में वृद्धि की है। मतलब कि भारत क्या है, जो फूड आपका प्रोडक्शन है इसमें बड़ा है, क्योंकि लास्ट ईयर अगर हम देखें 23-24 में जो कितना रहा है 33.898 मैट्रिक टन रहा है अनुमानित। पिछले वर्ष में 29-96 था लगभग, आप देखोगे 4 ही कम था। तो बड़ी वृद्धि तो हुई है, लगभग 26.11 की अधिक वृद्धि हुई है तो पिछले लास्ट ईयर्स की तुलना में। तो पहला एकदम सही है। उत्पादन में वृद्धि मुख्य रूप से चावल, गेहूँ, श्री अन्न जानते हो कि नहीं, मिलेट्स के बारे में, कि अच्छे उत्पादन के कारण हुई है। मतलब कि इसका रीज़न एक ये बताया जा रहा है कि जो श्री अन्न है वो इसमें एक महत्वपूर्ण है और चावल और गेहूं का उत्पादन के कारण हुई है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर दोनों बातें सही हैं और कथन आपका पहला और कथन दूसरा सही है। कथन 2 कथन 1 की व्याख्या करता है, सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन देखिएगा 81, विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा मतलब कि WTSA के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब यहाँ पर कितने सही हैं, पेयर वाला क्वेश्चन है बच्चे, इसको ध्यान में रखना है। ये क्या पूछा है, ये नीचे भी देख लिया करो कभी कोई। यह है दूरसंचार में वैश्विक नीतिगत दिशाओं को तय करने के लिए प्रत्येक वर्ष आयोजित किया जाता है। नंबर 2, भारत ने वर्ष 2024 में पहली बार WTFA की मेजबानी की है। यह संयुक्त राष्ट्र महासभा के साथ साझेदारी में अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ द्वारा आयोजित किया गया है। आपको इसका करेक्ट आंसर बताना है। 81 का राइट आंसर दें बच्चे। चलिए देखिए, अगर पहले स्टेटमेंट की बात कर लें तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि यह दूरसंचार और वैश्विक नीतिगत दशाओं को तय करने के लिए प्रत्येक वर्ष आयोजित नहीं होता है, ध्यान में रखना आप। ठीक है, ये प्रत्येक 4 वर्ष में एक बार आयोजित होता है। तो कितना है, 4 वर्ष के गैप पर होता है, मतलब कि 4 वर्ष में। तो पहला गलत हो गया। भारत ने 2024 की पहली, देखो अगर हम देखें तो भारत ने क्या था 2024 में इसकी मेज़बानी की थी, ये लगभग 15 से 24 अक्टूबर तक चली थी नई दिल्ली में। ठीक है, तो ऐतिहासिक रहा था इसमें मुद्दा, तो ये बात सही है। यह है संयुक्त राष्ट्र महासभा। देखो ये खासतौर पर अगर हम देखें तो ये संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जिसको संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA, ठीक है, इसके संयंत्रों में शामिल नहीं है, ये भी ध्यान में रखना, क्योंकि इसके आयोजन के लिए ITU और UNGA के बीच में कोई ऐसी साझेदारी नहीं है। तो यहाँ पर तीसरा स्टेटमेंट गलत है, दूसरा सही है, पहला भी गलत है। राइट आंसर क्या है, केवल एक इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 82 नंबर। राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर मतलब कि NMHC निम्नलिखित में से किस स्थान पर विकसित की जा रहा है, मतलब कि कहाँ पर, किस स्थान पर ये विकसित किया जा रहा है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय समुद्र विरासत परिसर, बताइएगा। मैं कहूँगा इससे इजी एंड पीजी कुछ क्वेश्चन हो ही नहीं सकता, तो कमेंट में बताएं इसका राइट आंसर। अगर आप इससे पता चल जाएगा, अपने आप को जज कर लीजिएगा कि आप UPSC के लायक हैं या नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है क्योंकि ये आपका हिस्ट्री से कनेक्ट क्वेश्चन है। मैं आपको यहाँ पर हिंट्स भी कर रहा हूँ, ये हिस्ट्री से कनेक्ट है और एंसेंट हिस्ट्री से कनेक्ट है। ठीक है ये क्वेश्चन, और UPSC ने इस पर क्वेश्चन 2021 में भी पूछा था वाटर को लेकर के, लेकिन वो ऑप्शन दूसरा था, यहाँ पर अलग है। ठीक है, चलिए बताइएगा। तो 82 का राइट आंसर दें। इजी था, आप कहोगे सर आपने दे दिया, इजी था बेटा, बहुत इजी था। ABHED मतलब कि आप देखोगे एडवांस बैलिस्टिक्स फॉर हाई एनर्जी डिफेंस के संदर्भ में आपसे पूछा है। यह एक हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट है जिसे DRDO और IIT दिल्ली द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। मतलब कि ये जो जैकेट है बेटा, ये किसके द्वारा विकसित की गई है, ये IIT दिल्ली के द्वारा और DRDO ने मिलकर के इसको विकसित किया है। तो बेटा पहला जो स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा। ये कह रहे हैं दूसरे में यह फ्रंट और रियर आर्म सहित मॉड्यूल डिज़ाइन के साथ 3 डिग्री सुरक्षा प्रदान करता है। बेटा ये भी देखो दूसरा स्टेटमेंट सही है, क्योंकि ये 360 डिग्री क्या करता है, आपको सुरक्षा प्रदान करता है।
तीसरे में कह रहे हैं यह अधिकतम मजबूती सुनिश्चित करने के लिए बहुस्तरीय इस्पात कवच से निर्मित है। यहाँ पर बेटा जो आपका तीसरा स्टेटमेंट है गलत है, क्योंकि ये बहुस्तरीय स्टील कवच से निर्मित नहीं है। इसके बजाय यह उन्नत पॉलिशर के साथ में संयुक्त स्वदेशी बोरान जो कार्बोनाइट सिरेमिक सामग्री का उपयोग करके इसको बनाया गया। तो तीसरा स्टेटमेंट क्या है आपका, गलत हो जाएगा। ओके बेटा, अब देखो यहाँ पर क्या है, जहाँ पर 3 स्टेटमेंट होगा आपके वो गलत हो जाएंगे। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए इंग्लिश मीडियम लाल लाली बताओ करेक्ट आंसर। मॉनेटरी पॉलिसी, परचेजिंग पावर पैरिटी, India's agriculture production for their 2023-24, World Telecommunication Standardization Assembly WTSA. How many of statement given above are correct? This is question 82. Please give me comments. Your answer correct. The National Maritime Heritage Complex begin development at which of the following please? 82 का करेक्ट आंसर बच्चे कमेंट्स करें। ओके बेटा, आइए एडवांस बैलिस्टिक्स फॉर हाई एनर्जी डिफेक्ट, जिसको ए बी अब हेड बोलते हैं, इसको क्रिकेट वाला हेड नहीं है, ध्यान रखेंगे। अब हेड आइए बेटा देखिए क्वेश्चन थर्ड के बारे में क्वेश्चन पूछा है। बेसिकली ये आपके बेसिक पर क्वेश्चन है। थर्ड टर्मिनल हाई अल्टीट्यूड एरिया डिफेंस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। थर्ड, अब यहाँ पर पहला जो स्टेटमेंट है बेटा देखो, ये कह रहे हैं आपसे यह बैलिस्टिक मिसाइलों को उनके टर्मिनल चरणों के दौरान अवरोधक और नष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। दूसरे में कह रहे हैं इसमें अंतर वायुमंडलीय और वायुमंडलीय अवरोधन दोनों क्षमता है। यह कम ऊंचाई पर उड़ने वाली वस्तु जैसे ड्रोन का अवरोध नहीं कर सकता। अब पूछा है कौन सा सही बेटा, यहाँ पर क्या पूछा आपसे, सही पूछा। देखो थर्ड जो होता है ये जैसे कम ऊंचाई पर उड़ने वाले जो ड्रोन हैं उनको अवरोध नहीं करता है, तो तीसरा भी सही है, दूसरा भी सही है और पहला स्टेटमेंट भी आपका सही है। ठीक है, क्या हो जाएगा बेटा, पहला स्टेटमेंट भी सही है, क्योंकि जो ये थर्ड है इसको टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस के रूप में अमेरिका मिसाइल रक्षा प्रणाली है। क्या है ये, थर्ड एक यूएसए का है, अमेरिका रक्षा प्रणाली है, ध्यान रखना बेटा। ये छोटे माध्यम और अंतर्वर्ती है, जो आपके दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है उनको टर्मिनल चरण में एक तरीके से अवरोध करता है और नष्ट कर देता है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर बेटा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए तो थर्ड भी ध्यान रखेंगे यार, ये करंट में भी रहा था। नेक्स्ट, भारत में नागरिक रजिस्टर जो आपकी प्रणाली है CRS के बारे में आपसे पूछा है। किसके बारे में बेटा, CRS के बारे में आपसे पूछा है, सिटीजन रजिस्ट्रेशन जो आपका सिस्टम है उसके बारे में। अब तीन स्टेटमेंट हैं। पहले स्टेटमेंट में कह रहे हैं आपसे कि यह जन्म और मृत्यु के राष्ट्रव्यापी डिजिटल पंजीकरण को अनिवार्य करता है बेटा। तो ये बात सही है, क्योंकि ये पंजीकरण को अनिवार्य करता है। 2023 से इसने पूरक के रूप में 1 अक्टूबर 2023 को लागू भी कर दिया गया है। ठीक है, और केंद्र सरकार का एक पोर्टल है बेटा, ये ध्यान में रखना है। जन्म और मृत्यु के पंजीकरण अनिवार्य होते हैं। दूसरे में कह रहे हैं कि पंजीकरण जन्म प्रमाण पत्र अब स्कूल प्रवेश, सरकारी नौकरियों और विवाह पंजीकरण जैसी सेवाओं के लिए भी एकल दस्तावेज के रूप में मान्य होगा। कब से, जो जन्म प्रमाण पत्र आपका होता है। अब देखो मैं आपको बता दूं, मेरा तो जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, आपके होंगे, बिल्कुल होंगे, आवश्यक रूप से होंगे। जन्म और मृत्यु के पंजीकरण भारत के संविधान की अनुसूची 7 की समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। तो बेटा ये भी आपका क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। मतलब कि जन्म और मृत्यु का जो पंजीकरण है ये 7वीं अनुसूची में समवर्ती सूची का विषय है। और सूची प्रविष्टि क्रमांक कौन सा है बेटा, ये 30 है। ठीक है, जो आप क्रमांक 30 पढ़ोगे तो उसमें आपको मिल जाएगा। तो कितने सही बेटा, यहाँ पर तीनों सही हो जाएंगे आपके। ओके, चलिए यहाँ पर क्या हो जाएंगे, तीनों आपकी बातें सही हो जाएंगी। तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा। आओ
नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे लाल, स्टेट ऑफ टैक्स जस्टिस जो आपसे पूछा गया है, स्टेट्स ऑफ टैक्स जस्टिस 2024 रिपोर्ट। पहला है यह रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित की गई थी। दूसरा है कि इस रिपोर्ट में भारत को वैश्विक कर दुरुपयोग को सक्षम करने वाला सबसे बड़ा देश बताया गया है। वैश्विक कर हानि का 2/3 भाग बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा मुनाफे को शून्य कर वाले क्षेत्रों में स्थानांतरित करने के कारण होता है। अब बेटा आपसे पूछा गया है कितने सही हैं, ठीक है। यहाँ पर बेसिकली ये ध्यान रखना होता है पेयर से क्वेश्चन है या एलिमेंट मैटर से क्वेश्चन है या कथन निष्कर्ष से क्वेश्चन है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है आपका, ये क्वेश्चन खासतौर पर पेयर वाला है। तो ऐसे क्वेश्चन थोड़े डिफिकल्ट हो जाते हैं, इसी से चेक किया जाता है आपका 100% नॉलेज। देखिए अगर आप बाकी का तुक्का लगाएंगे तो पता नहीं, लेकिन नॉलेज इसी से 100% होता है। पहला स्टेटमेंट देखो, ये जो स्टेट ऑफ टैक्स जस्टिस 2024 है, अगर हम इसको देखें तो ये किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था, ये खासतौर पर विश्व बैंक के द्वारा नहीं, टैक्स जस्टिस नेटवर्क द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा, टैक्स जस्टिस नेटवर्क के द्वारा, टैक्स जस्टिस नेटवर्क। तो पहला बेटा ये गलत हो जाएगा। इस रिपोर्ट में अगर दूसरे स्टेटमेंट को देखें तो इस रिपोर्ट में भारत को वैश्विक दुरुपयोग का देखो करने वाला सबसे बड़ा देश नहीं, अगर हम देखें दुरुपयोग के स्तर पर सबसे बड़ा जो प्रवर्तन देश भारत नहीं बल्कि यूनाइटेड किंगडम है। कौन है बेटे, तो यूके है आपका, यूनाइटेड किंगडम रैंक किया गया है इसको। और 24 में रिपोर्ट के अनुसार क्राउन जो आपकी डिपेंडेंसी ओवर सिटीज़ जो आपकी टेलीविज़न नेटवर्क बीच में शामिल रखा गया है। तो बेटा यहाँ पर दूसरा स्टेटमेंट भी गलत है। तीसरा एकदम सही है, वैश्विक कर हानि का 2/3 भाग बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा मुनाफे को शून्य करने वाले ऋणों में स्थानांतरित करने के कारण होता है। ये बात सही है बेटा, क्योंकि वो चाहते नहीं है कि आपको टैक्स दे सकें, वो तो प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ऑपरेशन द्रोणगिरी इजी एंड पीजी है बेटा, बताओ राइट आंसर। इजी एंड पीजी, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स आवश्यक रूप से करते चलें। ऑपरेशन द्रोणगिरी के संदर्भ में आपसे पूछा गया बेटा, बताओ राइट आंसर क्या होगा। चलिए, ये प्यारी बच्ची जो है ना बड़े अच्छे से आंसर देती हैं। ये ऑपरेशन द्रोणगिरी यह राष्ट्रीय भू स्थानिक नीति 2022 के तहत एक पायलट पहल है। कौन सी है, ये एक पायलट पहल के दौरान शुरू की गई। तो ये 2022 में थी ऑपरेशन द्रोणगिरी। इस परियोजना का उद्देश्य कृषि, आजीविका, लॉजिस्टिक और परिवहन में भू स्थानिक तकनीकों के अनुप्रयोग को प्रदर्शित करना है। तो बेटा ये भी सही हो जाएगा। वहीं अगर हम देखें तीसरा स्टेटमेंट, पहला चरण जम्मू कश्मीर और लद्दाख को छोड़कर सभी राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों पर लागू किया जा रहा है। बेटा अगर ये मान लीजिए स्कीम 2009 से पहले होती, ये कॉमन सेंस है, ये 2012 में स्कीम लाई गई थी, ये बात सही है। और आप बताओ कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण रूप से भारत में विलय कर लिया गया। पहले तो स्वायत्त हुआ करता था, 2019 से पहले उसका एक अपना प्रोविज़न था, बट अब तो समाप्त हो गया। तो बेटा तीसरा स्टेटमेंट आपका गलत था, ठीक है, पूछा था सही। तो ये कॉमन सेंस होता है, जहाँ 3 होगा वो आंसर इसका होगा नहीं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए बेटा, करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर ए। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 88, नेफीथ्रोमाइसिन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। नेफीथ्रोमाइसिन, पहला है यह भारत में स्वदेशी रूप से विकसित पहली मैक्रोलाइट एंटीबायोटिक है। थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ठीक है, लेवल डिफिकल्ट है इसका। दूसरा है इसे सामुदायिक रूप से अर्जित बैक्टीरिया जनित निमोनिया के उपचार के लिए विकसित किया गया है। तो यहाँ पर आप देखोगे जो नेफीथ्रोमाइसिन की बात कर लें तो ये बेटा खासतौर पर एंटीबायोटिक्स के रूप में मान्यता प्राप्त है और ये फार्मास्यूटिकल्स नवाचार में महत्वपूर्ण उपलब्धि को भी दर्शाता है। तो पहला सही है। इसको वाकहाइट लिमिटेड के द्वारा, बहुराष्ट्रीय जो भारतीय कंपनी फार्मास्यूटिकल्स के द्वारा इसको बायोक्रोकोलॉजी और इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस ग्राउंड मतलब कि व्रिका जो आप देखोगे व्राक के द्वारा इसको विकसित किया गया है उसके सहयोग से। तो फैंपलो जैसे गंभीर रूप से फैंपलो के संक्रमण उपचार के लिए इसको खासतौर पर लाया गया है। तो यहाँ पर निमोनिया वगैरह ठीक है आता है, तो दोनों इसमें सही हो जाएंगे, मतलब कि सी इसका करेक्ट आंसर है। ओके बेटा, चलिए नेक्स्ट। चैंपियन ऑफ द
अर्थ अवार्ड निम्नलिखित संदर्भ में आपसे पूछा गया है चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड के बारे में। यह संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम यूनेप द्वारा प्रत्येक 2 वर्ष में व्यक्तियों और संगठनों को प्रदान किया जाता है बेटा। क्या ये बात सही है? क्या ये बात सही है? ये 2 वर्ष में मिलता है क्या? यूनेप के द्वारा ये सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान के रूप में जाना जाता है और बेटा ये प्रत्येक वार्षिक रूप से प्रदान किया जाता है, 2 वर्ष का नहीं है बेटा। कितना है? वार्षिक रूप से होता है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट गलत है। पूछा कितने सही हैं, तो आप देखो 3 तो सही होंगे नहीं इसमें। इसे 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन के दौरान स्थापित किया गया था बेटा। क्या ये बात सही है? जी हाँ, ये 1972 में स्थापित किया गया था। 2005 से इसने काम करना शुरू किया। भारतीय पारिस्थितिकविद जो माधव गाडगिल को वर्ष 2024 में लाइफ टाइम अचीवमेंट जो अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो बेटा यहाँ पर ये भी आपका सही हो जाएगा, क्योंकि जो माधव गाडगिल आप कमेटी पढ़ते हैं चैंपियन ऑफ द अर्थ, इन्होंने जो वेस्टर्न घाट है उसको लेकर के भी अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की थी। तो यहाँ पर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितने सही हैं? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए थर्ड के बारे में बेटा, टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम, ये लद्दाख में आपको मिलेगा लगा हुआ। सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम CRS, स्टेट ऑफ द टैक्स जस्टिस 2024, ऑपरेशन द्रोणगिरी, बताइए बेटा इसका करेक्ट आंसर। 87, 88 का राइट आंसर दें। चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड के बारे में पूछा गया है। वेरी इजी सिंपल एंड दैट क्वेश्चन। ओके, 90 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। बताइए बेटा, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। जीआई टैग है और राज्य है। अब यहाँ पर देखो क्या है ना, कई बार आप इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि इतने सारे जीआई टैग मिल चुके हैं भारतवर्ष के राज्यों को, तो बड़ा अपने आप में चुनौती है। बट मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप उन स्टेट के ज़रूर पढ़ लेना जो अभी करंट में रहे हों, बाकी के ना पढ़ें। ठीक है, एक दो तो वैसे मोटे मोटे तो याद भी हो जाते हैं। जैसे गोवा का है काजू। ठीक है, काजू जो होता है वो गोवा का है। जैसे त्रिपुरी का लड्डू है। तो ऐसी चीज़ें आप, बनारस की जारी है। ठीक है, तो कई ऐसे जीआई टैग, जैसे वो अभी चटनी चर्चाओं में रही थी, झारखंड थी, कहाँ उड़ीसा की थी वो। ठीक है, तो ऐसे कुछ आपको याद करके रखना है। जो थारू एवरा डायरी जो आपकी उत्तर प्रदेश की है, क्या ये बताना है बेटा आपको। देखिए ये आपका सही सुमेलित है, क्योंकि ये थारू जनजाति के द्वारा जीआई टैग इसको प्राप्त हुआ है। तो थारू एवरा डायरी, ये थारू एप्लक उत्तर प्रदेश के तराइन क्षेत्र में रहने वाले थारू जनजाति से। ठीक है, तो पहला सही है। घरचोला साड़ी की बात कर लें तो ये बेटा घरचोला जो साड़ी है ये गुजरात में आपको मिलेगी, ना कि राजस्थान में। कहाँ मिलती है ये? गुजरात में। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत है। कतरनी चावल ये वेस्ट बंगाल का नहीं है बेटा। ये कतरनी जो चावल है ये बिहार से संबंधित है। कहाँ से संबंधित है बच्चे? बिहार से संबंधित है। और बिहार में अभी क्या है, 24-25 में क्या रहा है? मखाना। 25-26 में मखाना बोर्ड, और इसको जीआई टैग भी मिला है। ठीक है, जी टैग भी मिला है इसको। तो बेटा यहाँ पर कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर पहला ही है, मतलब कि केवल एक सही है, पहला स्टेटमेंट सही है। तो मखाना बोर्ड को एक बार आवश्यक रूप से पढ़ लेंगे। ठीक है, उसका किस तरीके से उत्पादन होता है, ठीक है, तो उसके बारे में थोड़ा जान लोगे तो सही रहेगा। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत कुवैत के संबंधों में आपसे पूछा जा रहा है और 2 स्टेटमेंट है। पहला, वित्त वर्ष 23-24 में कुवैत भारत के शीर्ष 5 कच्चे तेल आपूर्तिकर्ताओं में शामिल है। मतलब कि जो कुवैत रहा है ये इसमें शामिल रहा है कि नहीं, ये आपसे पूछा गया। देखो ये पहले हुआ करता था, कभी 90 के दशक की अगर हम बात कर लें, 80 के दशक में था, तो अब तो नहीं है, फिलहाल तो नहीं है। ठीक है, अब तो नहीं है। भारतीय समुदाय कुवैत में सबसे बड़ा अप्रवासी समूह है, जिसे कुशल पेशेवरों से लेकर के अकुशल श्रमिकों तक शामिल है। हाँ, अगर आप देखोगे बेटा यहाँ पर कुवैत के अंदर अगर आप जाएं तो लगभग अगर मैं कहूँ आपसे, भारत में जहाँ पे लगभग 10 लाख मतलब कि 1 मिलियन भारतीय रहते हैं। कितने? 1 मिलियन आबादी, 10 लाख जो मिलियन आबादी है
वो भारत की कुवैत के अंदर आप अगर चले गए कुवैत बेटा, तो आपको ये रियलाइज़ नहीं होगा, आपको लगेगा कि हम तो भारत में ही हैं और आप कुवैत में हैं। इतने नागरिक लगभग रहते हैं, 1 मिलियन नागरिक रहते हैं कुवैत में। और छोटी सी कंट्री बेटा, मैप पे एक बार देखिएगा कुवैत, ठीक है। यहाँ पर राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, ठीक है, यहाँ के बहुत ज़्यादा व्यक्ति यहाँ पर आपको मिलेंगे, हरियाणा, ठीक है, ये व्यक्ति बहुत है यहाँ पे। तो सेकेंड स्टेटमेंट एकदम सही है। पूछा सही कौन सा है, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण के बारे में। बताइए बेटा, इसमें 3 स्टेटमेंट आपको देके रखे हैं। पहला है, यह सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत स्थापित एक संवैधानिक निकाय है। नहीं बेटा, ये संवैधानिक निकाय नहीं है, जो सांविधिक निकाय के रूप में नहीं रखा गया है, बल्कि ये दिशा निर्देश रखे गए हैं इसको। और मैं आपको बताना चाहता कि ये 2020 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 19 की धारा 10 के तहत स्थापित किया गया है। तो ये केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण जो है ये सांविधिक निकाय नहीं है बेटा। दूसरा है कि इसका उद्देश्य उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन को रोकना, और यह भ्रामक विज्ञापनों के लिए निर्माताओं और प्रवर्तक मतलब कि इंडस्ट्रीज पर दंड लगा सकता है। क्या ये दंड जैसा प्रोसेस करता है? जी हाँ, यदि आप हानिकारक कोई वस्तु बेच रहे हैं तो उस पर काम ये कर सकता है। तो ये सही है। सीसीपीए की नोडल मंत्रालय किसके है? नोडल मंत्रालय सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तहत आता है बेटा। तो देखो ये तीसरा गलत है, क्योंकि इसका नोडल मंत्रालय की बात कर लें तो ये उपभोक्ता मामलों के खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तहत आता है, ठीक है। ये गलत है। सही पूछे थे आपसे, केवल दूसरा सही है। तो पहला आपका ये नहीं होगा, तीसरा तो आपका ये नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या है? सी, मतलब कि केवल दूसरा इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट बेटा, क्वेश्चन नंबर है आपका 93। बताइएगा करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कोरल स्वैपिंग के बारे में पूछा गया है? स्वैपिंग, जो कोरल आपकी स्वैपनिंग है वो क्या है? उसके शब्द का सबसे वर्णन जो कौन सा करता है, समाचारों में देखा गया था। बताओ बेटा इसका करेक्ट आंसर। एक प्रक्रिया जिसमें प्रवाल भित्ति पर्यावरण तनाव की प्रतिक्रिया स्वरूप कोरल एल्गी को पृथक करते हैं, जिसे प्रवाल विरंजन कहते हैं। ये आपकी बात कर रहे हैं। दूसरे में कह रहे हैं बी में आपसे, एक समन्वित प्रजनन घटना जिसमें प्रवाल जल में अंडाणु और शुक्राणु गुच्छों को छोड़ते हैं ताकि वह निषेचन कर सकें। जी हाँ बेटा, यही आपका सही है, ठीक है, यही आपका सही है। बाकी का ये रक्षात्मक तंत्र है नहीं। प्रवाल भित्तियों पर ज्वार के दौरान प्रवालों से संबंधित मत्स्य प्रजातियों, नहीं ये भी नहीं है। तो इसमें राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो इसको ध्यान में रखना है, क्योंकि ये जमे हुए क्रायोस्पिडिज्म कोरल जो शुक्राणु का उपयोग करता है और करके ताजे कोरल को अंडों को सफलतापूर्वक निषेचन के रूप में काम करता है, जिसको क्रायो वार्न कोरल वेवीज भी कहा जाता है, ठीक है। इसको कोरल के लिए क्रेडल्स की मदद से ग्रे बैरियर जो रीफ आपका है, ग्रेट बैरियर रीफ, उसमें प्राकृतिक आवास को स्थानांतरित किया गया है। तो ये ध्यान में रखना है आपको बेटा, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में शुरू किए गए किसान कवच। अब बेटा देखो ये किसान कवच के बारे में पूछा है, जैसे कि आपसे जो ट्रेन का कवच है वो है, वैसे ही किसानों के लिए कवच भी बनाया गया बेटा। बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या है? पहले में कह रहे हैं आपसे, यह भारत का पहला कीटनाशक रोधी बॉडी शूट है जिसे किसानों को कीटनाशक जनित विषाक्तता से बचाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। बात एकदम सही है। इस बॉडी शूट को भारतीय किसान उर्वरक सहकारी मतलब कि लिमिटेड इफ़ो द्वारा विकसित किया गया है, और इसमें एक विशेष कपड़ा तकनीकी प्रयुक्त है जो कि संपर्क में आने पर कीटनाशकों को निष्क्रिय कर देता है। तो ये बात गलत हो जाएगी, क्योंकि अगर हम देखें इसको इफ़ो ने नहीं बल्कि इसको ब्रिक जो आपका इंसेटम है, ठीक है, जिसको बोलते हैं इंस्टीट्यूट फॉर स्टेम सेल साइंस एंड रीजनरेटिव जो मेडिसिन है, बेंगलुरु में सोफियो हेल्थ प्राइवेट लिमिटेड ने इसको विकसित किया है। तो इफ़ो ने नहीं किया है। तो सेकंड बेटा गलत हो जाएगा। देखते हैं एलिमेंट मेथड यूज होता है क्या इसमें? हाँ। अब देखो दूसरा जो है आपका वो गलत है, ये आंसर नहीं है, ये नहीं है। तीसरा है यह बॉडी शूट एकल उपयोगी मतलब कि सिंगल यूज है, और इसके निपटान के लिए चयनित स्थान पर इफ़ो द्वारा स्थापित किसान सुविधा केंद्र व्यवस्थित होंगे। क्या आपको लगता है कि ये एक बार ही यूज करेंगे तो इससे पोल्यूशन नहीं बढ़ेगा?
और आज जैसी स्थिति है तो हम तो मल्टीपल टाइम यूज करने के लिए इसको लाएंगे। तो यहाँ पर जो आपका थर्ड स्टेटमेंट है ये गलत है। इसको आप धो करके पहन सकते हैं, धोने योग्य है, पुनः प्रयोग किया जा सकता है, रिसाइकिल हो सकता है और लगभग 150 बार धुलने योग्य है। कितना? आप इसको 150 टाइम क्या कर सकते हैं? 150 टाइम इसको यूज कर सकते हैं। तो भी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इजी एंड पीसी। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन था आपका, अंतर्राष्ट्रीय ऋण रिपोर्ट जारी कौन करता है? बताओ बेटा इसका करेक्ट आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन है, एकदम आंखें मीच के लगा दो। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? कमेंट्स करो। क्वेश्चन नंबर 95 का, अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल जो लोन रिपोर्ट है वो कौन प्रकाशित करता है? और देखो ये आपको एमएफ के बारे में अवश्य पढ़ना और वर्ल्ड बैंक के बारे में अवश्य पढ़ना, ओईसीडी भी चर्चाओं में रहा है इसके बारे में पढ़ने। एक बार अंतर्राष्ट्रीय निपटान बैंक पढ़े ना पढ़े चलेगा, लेकिन ये दो तो इंपॉर्टेंट है पढ़ना। तो इसका करेक्ट आंसर बेटा कमेंट्स में दो, ठीक है। चलिए, विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2024 और उसके निष्कर्षों के संदर्भ में आपसे पूछा गया है। अब यहाँ पर पहला है, विश्व मलेरिया रिपोर्ट विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा प्रतिवर्ष जारी की जाती है। देखो बेटा ये जो रिपोर्ट है ये पर ईयर्स जारी की जाती है, ये बात सही है। किसके द्वारा? WHO के द्वारा। वर्ष 2023 में WHO अफ्रीकी क्षेत्र में वैश्विक मलेरिया के 90% से अधिक मामले दर्ज किए गए। मतलब कि ये देखने के लिए मिला कि वहाँ जो अफ्रीका का रीजन है, अगर आप देखें तो यहाँ पर लगभग 94% मामले मलेरिया के कारण होने वाली, लगभग 95% मौतों की जो डेथ है यहाँ पर, मौत हैं, वो लगभग 95 भी यहाँ पर दर्ज कर दी गई है। भारत ने वर्ष 2015 से 23 के बीच में मलेरिया के मामले में 80% से अधिक की कमी को दर्शाया। मतलब कि भारत यहाँ पर आप देखोगे थोड़ा सुधार करता हुआ आपको मिलेगा, ठीक है। और हमने टारगेट रखा है क्या बेटा कि 2027 तक हम शून्य प्राप्त करेंगे। कितना? हम 2027 तक शून्य के कगार पर पहुँच जाएंगे। तो यहाँ पर बेटा आपका जो तीसरा स्टेटमेंट है वो भी आपका सही है। लगभग कितना हो गया? हमने सटीकता गिरावट को दर्ज किया है, तो 80 से कितना है, हम देखो कितना करीब पहुँचे, ये 80.54%, ठीक है। तो तीसरा भी बेटा आपका सही हो जाएगा। तो तीनों स्टेटमेंट सही है मलेरिया को लेकर के। चलिए, ये जीआई टैग था बेटा कुवैत को लेकर के, इंडिया कुवैत रिलेशन के बारे में पूछा गया था। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी CCPA describes the term coral swapping किसान कवच, इंटरनेशनल डेबिट रिपोर्ट। अब लोन बोल दिया था मैंने, यहाँ पर डिबेट कर सकते हैं आप। वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट। तो यहाँ पर बेटा क्या हो जाएगा? तीनों आपके सही हो जाएंगे, है ना। तो डी इसका करेक्ट आंसर आएगा मलेरिया वाले में। तीनों बातें सही हैं। जलवाहक योजना के संदर्भ में आपसे पूछा गया बेटा, बताओ कौन कौन सा इसमें सही है। देखिए, बंदरगाह नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय MOPSW द्वारा शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य रसद लागत को कम करना और सड़कों पर रेलवे पर दबाव घटाने के लिए अंतर्देशीय जलमार्गों के माध्यम से कार्गो परिवहन को बढ़ावा देना है। सही है। यह योजना पोत ऑपरेटरों को नामित राष्ट्रीय जलमार्गों और प्रोटोकॉल मार्गों का उपयोग करने के लिए परिचालन सहायता प्रदान करने, जल आधारित कार्गो परिवहन अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। तो यहाँ पर बेटा दोनों बातें आपकी सही हो जाएंगी। जलवाहक जो स्कीम है इसका महत्वपूर्ण जो उद्देश्य रखा गया बेटे, वो क्या रखा गया है? वो ख़ास तौर पर बच्चे आप देखोगे वो रखा गया है कि हम जल परिवहन मार्ग को बढ़ावा ज़्यादा दें, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन से जल निकाय हाल ही में समाचारों में देखे गए जिसको कर्च जल डमरू से जुड़े हुए हैं? इजी एंड पीजी में कहूँ तो क्या कहूँगा बताओ, कमेंट्स करो इसका राइट आंसर है कि नहीं जी। मैपिंग के मैं क्वेश्चन डालता, देखो मैपिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आपको टेलीग्राम पर भी मिलते रहते हैं, ठीक है। टीम डालती रहती है, मैंने बोल भी दिया है उनको कि ठीक है। अब टीम आप कहोगे मैंने कि टीचर तो आप ही हैं सर, टीचर मैं ही हूँ, लेकिन इसको देखने वाले दो व्यक्ति हैं, दो व्यक्ति देखते हैं इसको बेटा, ध्यान रखो, ठीक है। एक यूट्यूब को देखता है पूरे
और हालांकि एक व्यक्ति तो देखता ही है, ये 24/7 ही रहता है, तो 2 व्यक्ति हमने यहाँ पर हैं। मैं पढ़ाता हूँ, कुछ व्यक्ति कंटेंट का सारी चीज़ें, ठीक है, वो सारी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर पूछा कर्च जो आपकी स्ट्रेट है उसके बारे में, तो अजोब सागर और ब्लैक सी, अटलांटिक ओशन एंड मेडिटेरियन ओशन, ब्लैक सी एंड कैस्पियन सी, और अजोब सी एंड एजियन सी। बताओ बेटा, ये बहुत ही इजी एंड पीजी क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी एंड पीजी क्वेश्चन है बेटा। कर्च स्टेट आपने देखा होगा, सी ऑफ अजोब एंड ब्लैक सी। बताओ बेटा इसका राइट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर आपको बताना है, ये चर्चाओं में रहा है, ऐसे नहीं पूछा है इन्होंने। आइए क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन क्या है? पार्कर सोलर जो आपका प्रोब के बारे में पूछा गया है, पार्कर सोलर प्रोब, बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या? पार्कर सोलर प्रोब ये कह रहे हैं इसे नासा द्वारा सूर्य के कोरोना का अध्ययन करने तथा पृथ्वी पर जीवन को संभावित करने की क्षमता रखने वाले अंतरिक्ष मौसम की घटना के पूर्व अनुमान में सहायता हेतु लॉन्च किया गया था। जी बात एकदम सही है बेटा। इसको जो 2018 में नासा ने लॉन्च किया था, कब किया था? 2018 में नासा ने इसने लॉन्च किया था, सब बात सही है। प्रोब के अतिरिक्त उपकरणों को इस प्रकार डिजाइन किया गया है कि 900 डिग्री सी से अधिक के चरम राहत तापमान के बावजूद उसका तापमान 50 डिग्री से कम बना रहेगा। बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर दोनों बातें यहाँ पर क्या हो जाएंगी बच्चे? आपकी ठीक हो जाएंगी, मतलब कि सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज की क्लास का प्यारे लाल लाली लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 100। सड़क निर्माण में जैव बिटुमेन मतलब कि जो जैविक पदार्थों को मिलाना उपयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 2 स्टेटमेंट हैं। पहला, कृषि अपशिष्ट प्राप्त जैव बिटुमेन आमतौर पर सड़क निर्माण में उपयोग की जाने वाली पेट्रोलियम आधारित सामग्री बिटुमेन को प्रतिस्थापित करने की महत्वपूर्ण संभावना प्रदान करता है। क्या बात सही है? दूसरे में कह रहे हैं हालांकि विभिन्न यूरोपीय देशों में जैव बिटुमेन सड़कों को अपनाया गया है, लेकिन भारत में अभी तक ऐसी कोई भी सड़क उद्घाटन नहीं किया गया। देखो ये नकारात्मक स्टेटमेंट है बच्चे भारत के परिप्रेक्ष्य से। तो दूसरा गलत है, तो सी आंसर नहीं है, बी आंसर नहीं है, पहला इसमें सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि भारत ने बिटुमेन जो कि पारंपरिक पेट्रोलियम का विद्युत उत्पादन होता है और सड़कों के निर्माण में एक बंधक सामग्री के रूप में किया जाता है। दूसरी ओर आप यहाँ पर इसको भी देखें बेटी कि भारत ने अपना जो भारत से नागपुर मानसरोवर आप जाओगे बाईपास जो बनाया गया है NH44 यदि आप जाओगे तो यहाँ पर पहली जैव बिटुमेन सड़क का उद्घाटन भी किया गया है नागपुर से कहाँ तक? मानसर बाईपास जो है, ठीक है, इसको ध्यान में रखना है आपको, है कि नहीं। तो भारत का पहला राष्ट्रीय राजमार्ग है जिसे लिग्निन आधारित जैव बिटुमेन का उपयोग करके बनाया गया है, और इस सड़क का उद्घाटन आधिकारिक तौर पर केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा नितिन गडकरी ने किया था। तो यहाँ पर सेकंड गलत है, पहला स्टेटमेंट सही है, ठीक है। तो ये बच्चे था आपका टेस्ट। इंग्लिश वाले बच्चे बताइएगा करेक्ट आंसर आप भी ये लीजिए। जब तक आपको नहीं पढ़ाएंगे तो कहाँ जाएंगे? कहोगे फिर सर आपने तो नाइंसाफ़ी कर दी। नाइंसाफ़ी नहीं करेंगे बच्चे, इंसाफ़ी करेंगे सबके साथ, ठीक है। तो इसका कमेंट्स में आंसर आपको देना है प्यारे बच्चे, लाल लाली। ओके बेटा, चलिए इजी है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग वाटर बॉडीज आर कनेक्टेड वाई द कर्च स्ट्रेट रिसेंटली सीन इन न्यूज़? ये चर्चाओं में भी रहता है। पार्कर सोलर प्रोबो पे पूछा गया है, 99 नंबर, 99 ये ऑप्शन है इसके, और ये 100 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। चलिए तो प्यारे लाल आज की क्लास आपकी यहीं पर समाप्त होती है, मतलब कि फिनिश होती है। और ये था आपका दृष्टि आईएएस का टेस्ट क्रमांक 15 जो आपका कंप्लीट होता है। तो प्यारे बच्चे आज की क्लासेस में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं आपसे किसी और क्लासेस में, ठीक है। तब तक के लिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कीजिएगा, लाइक करिएगा, और पढ़ाने का तरीका कैसा लगता है वो भी बताइएगा। आपको सेशन कैसा लगता है, पसंद आता है तो आवश्यक रूप से बताइएगा, ठीक है। और जितना हो सके चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। जैसा कि आपको मैंने कई बार बताया है कि जो टेस्ट सीरीज़ है वो आपको पेड कर दी गई है एजुकेशन बायर सिविल सर्विस की तरफ से। तो स्टूडेंट्स पहले ये जो टेस्ट सीरीज़ दे रहे थे आपको, ठीक है, कई स्टूडेंट्स का कमेंट्स आ रहा था कि सर आपके मुकाम का क्या होगा जो आपने
कमेंट्स किया है बच्चों से उसका क्या होगा बच्चे। देखिए मैंने कमेंट्स किया था, मैं उसको पूरा कर रहा हूँ, ठीक है। और आपसे इन्होंने कहा है कि हम आपको 1000 रुपये में 10 टेस्ट देंगे, लेकिन मैं बोल रहा हूँ, अनाउंसमेंट कर रहा हूँ क्लास में, आपको 15 टेस्ट प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, ठीक है। उसमें 5 सीसेट के होंगे और 10 टेस्ट आपके जीएस के होंगे। टेस्ट आप बता दीजिएगा कितने से कितने तक इसको मिले हुए हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपको टेक्निकल टीम प्रोवाइड करवा देगी। तो चलिए मल्ला के पढ़ते रहिएगा, रिवीजन करते रहिएगा, आपके हित में ये संस्था खड़ी रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट किसी और पार्ट में, किसी क्लासेस में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, बाय।